अध्याय 181। ये यू को वास्तव में व्यवस्थित विवाह का विचार नापसंद था। जो लोग सक्रिय रूप से प्रपोज करने आए वे सभी उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के थे। इसके पीछे कोई वास्तविक भावना नहीं थी। क्या वे बस उसे एक रिश्ते के लिए मजबूर करने वाले थे? ऐसे साझेदार वे नहीं थे जो ये यू चाहते थे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सपने में साथी जागने के बाद भी उनकी यादें बरकरार रखेंगे। यदि उसका सामना किसी गुप्त उद्देश्य वाले व्यक्ति से हुआ तो यह एक बड़ी समस्या होगी। समझौता करने की अपेक्षा चयनात्मक होना बेहतर था। तो सिर्फ एक दिन के भीतर उन्होंने सभी महिला कृषकों को अस्वीकार कर दिया। इस तरह की कुशल अस्वीकृति ने जेन को चौंका दिया। उसने ये यू से पूछा, इतनी सारी महिला कृषकों के साथ प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं, क्या कोई उसे पसंद नहीं है? ये यू ने कड़ा जवाब दिया, नहीं। उन्होंने जेंग ने गहरी सांस ली। उसने गुप्त रूप से सोचा, नाराज मत हो, नाराज मत हो, मैं उसे डांट नहीं सकती, मैं उसे डांट नहीं सकती, ये मेरा अपना बेटा है। इस आंतरिक आवाज को सुनकर ये यू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि उसने उसके आंतरिक विचारों को उत्तेजित करने का एक और तरीका ढूंढ लिया है। उसके बाद के वर्षों में ऐसा लग रहा था कि ये जेंग ये यू के साथ आमने सामने है। वह लगातार उसके लिए एक उपयुक्त साथी की तलाश करती रही, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन था। ये यू अंततः उन्हें अस्वीकार कर देगा। यह मत पूछो क्यों, बस इतना जान लो कि कोई चिंगारी नहीं थी। चिंगारी की अवधारणा सचमुच रहस्यमय थी। ये वहाँ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ही जेन को लगा कि उसका धैर्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन ये यू तो मजे ले रहा था। 30 साल की उम्र में ये यू सफलतापूर्वक नवजात आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में आगे बढ़ गया। इतनी भयानक गति, ये किंग्यू और हे जेन ने उसे गंभीरता से लिया। बिना किसी संदेह के 30 वर्षीय नेसेंसोल कल्टीवेटर एक दुर्लभ अस्तित्व था। एक ऐसा बेटा होना जो साधना में प्रतिभावान हो अच्छी बात थी, लेकिन इससे ये किंग्यू और हे जेन को भी बहुत बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने अपने जीवन में कई आश्चर्यजनक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को देखा था, लेकिन बहुत कम लोग जीवित बचे। उनमें से अधिकांश प्रतिभाएं विकास के पथ पर ही मर गईं। मुट्ठी भर धूल में बदल जाना, ये यू को गलत इरादे वाले लोगों द्वारा निशाना बनाए जाने से रोकने के लिए ये क्विंग्यू ने उन्हें उस समय की शीर्ष छिपाव तकनीक के रूप में पाया। उन्होंने एक उच्च गुणवत्ता वाला हार खरीदने के लिए भी बहुत पैसा खर्च किया जो किसी के साधना स्तर को छुपा सकता था। ऐसी दोहरी सुरक्षा के साथ जब तक ये यू ने पहल नहीं की, यहाँ तक कि एक सिद्ध क्लेश पार करने वाला कृषक भी अपने वास्तविक साधना स्तर को नहीं देख पाएगा। ये कहा जा सकता है कि ये क्विंग्यू और हेजेन ये यू की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। 31 साल की उम्र में हेजेन का धैर्य पूरी तरह से खत्म हो गया था। आपको लगता है कि कोई भी उतना अच्छा नहीं है ना? ठीक है, मैं आपको चुनने में मदद करूंगा। नए साल के बाद 2 बहनों की शादी होगी। उनके लुक्स और बैकग्राउंड के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। आखिरकार ये कहने से बिल्कुल भी मदद नहीं मिलेगी। ये यू ने इसका विरोध करते हुए दावा किया कि यह एक तयशुदा शादी थी, लेकिन जाहिर है उनका विरोध निरर्थक था। उसी वर्ष आसुरी मार्ग में भारी उथल-पुथल हुई। 5 फ्लावर जेल के नेता फू वांगडाई ने एक ही दिन में हॉट कॉलिंग टावर और फिक्सेशन वैली के नेताओं को मार डाला। प्रचंड गति के साथ उसने सारी ताकतों को अपने अधीन कर लिया। 3 महीने बाद 5 फ्लावर जेल में धर्मपथ के साथ निरंतर टकराव था। यह अफवाह थी कि फू वांगडाई का इरादा संपूर्ण धार्मिक मार्ग को निगलने का था। पश्चिमी सीमा महाद्वीप के पवित्र स्थानों में से एक सान्हे मंदिर ने सभी धर्मी संप्रदायों को एक संदेश भेजा। सभी धर्मी कृषकों को संयुक्त रूप से राक्षसों का उन्मूलन करने और एक स्पष्ट दुनिया बहाल करने के लिए आमंत्रित करना। जिक्सिया अकादमी एक अन्य पवित्र स्थान होने के नाते स्वाभाविक रूप से अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती थी। फू वांगडाई की अथाह ताकत के कारण हर कोई उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। जिक्सिया अकादमी के भीतर परिवर्तन चरण के शिखर से ऊपर के सभी कृषक लामबंद हो गए। ये क्विंग्यू और हे जेंग उनमें से थे। जाने से पहले हे जेंग ने ये यू को निर्देश दिया, नए साल के बाद कोई उससे शादी करने आएगा उसे जिक्सिया अकादमी में ही रहना चाहिए और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। यदि वह बूढ़े ही परिवार को एक बेटा या बेटी दे सके तो पुरस्कार बहुत अच्छा होगा। ये यू सही तौर पर सहमत हो गया, लेकिन वास्तव में हे जेंग के जाने के अगले ही दिन वो जिक्सिया अकादमी से भाग गया। क्या मजाक, वह जेंग पहले ही जा चुका था। ये यू वहाँ अकेले कैसे रह सकता था? क्या वो सचमुच अपनी प्रतिभा को बर्बाद होने देगा? ऐसा नहीं चलेगा। ये यू को आज भी याद है कि सिस्टम ने उसे क्या बताया था। इसे जारी रखें। आपका लक्ष्य दुनिया की सबसे मजबूत महिलाओं के दिल की आवाज सुनना है। इतनी शक्तिशाली प्रतिभा के साथ यदि उसने इसका सदुपयोग नहीं किया तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। उस रात ये यू एक पहाड़ी गांव में पहुंचे। एक दिन की यात्रा के बाद उन्होंने बहुत सी महिला कृषकों को देखा था, लेकिन उनमें से अधिकांश की शक्तियां कम थीं। वे ये यू की प्रतिभा को प्रभावी ढंग से विकसित नहीं कर सके, उसकी खेती में तेजी नहीं ला सके। इससे ये यू काफी दुखी हो गया, इसलिए उसने आराम करने के लिए एक घर ढूंढने और अगले दिन फिर से प्रस्थान करने की योजना बनाई। वह एक फूस की झोपड़ी के पास पहुंचा। दरवाजा खटखटाने के बाद एक बेहद खूबसूरत महिला धीरे धीरे बाहर चली गई। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक पहुंचते थे और उसके साफ सफेद दांत लगभग बिल्कुल सही विशेषताएं दिखाते थे। मोटे कपड़े पहनने पर भी उसकी सुंदरता छिप नहीं पाती थी। ये यू को बेहद आश्चर्य हुआ, इस छोटे से पहाड़ी गांव में इतनी अविश्वसनीय रूप से सुंदर लड़की कैसे हो सकती है। व्याकुलता के उस क्षण में ये यू को अचानक एक ध्वनि सुनाई दी, ये व्यक्ति मुझे क्यों घूर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेरी पहचान देख ली हो? लानत है, ऐसा लगता है कि मुझे फिर से जगह बदलने की जरूरत है। एक पल में ये यू को अपने शरीर में गर्माहट का प्रवाह महसूस हुआ। उनकी साधना की गति अचानक काफी तेज हो गई। यह अनुभूति कुछ ऐसी थी जो उसने हे जेंग के साथ कभी महसूस नहीं की थी। इससे ये देखा जा सकता है कि उसके सामने वाली महिला हे जेंग से ज्यादा मजबूत थी। वह संभवतः क्लेश पार करने के मध्य या अंतिम चरण में थी, या शायद आरोही क्षेत्र में भी थी। दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से छुपाने की तकनीक का भी उपयोग किया था। यही कारण है कि वो उसके आसपास आध्यात्मिक शक्ति के किसी भी उतार चढ़ाव का पता नहीं लगा सका। टीएस दोस्तों, इसे कौन समझता है? कौन इस बात पर विश्वास करने की हिम्मत करेगा कि एक पहाड़ी गांव में पहाड़ी महिलाओं की तरह कपड़े पहनने वाली लड़की वास्तव में क्लेश को पार करने वाली कृषक है? क्या ये बहुत अविश्वसनीय नहीं है? हालांकि वास्तव में ये बेहद शक्तिशाली महिला कौन थी? वह इस जगह पर रहने के लिए खुद को क्यों नीचे गिराएगी? विभिन्न शंकाओं के साथ ये यू ने धीरे से कहा, हेलो युवा महिला, मैं यहाँ से गुजर रहा था और एक कप पानी मांगकर आराम करना चाहता था। क्या ये ठीक है? मैं तुम्हें कुछ मुआवजा दे सकता हूँ। ये कहते हुए ये यू ने सुनहरे पत्ते का एक टुकड़ा निकाला और धीरे से उसे 2 बार हिलाया। महिला की अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन उसका दिल बहुत चिंतित था। क्या यह आदमी सचमुच मेरी पहचान नहीं समझता? वह रात भर क्यों रुकना चाहता है और वो सुनहरी पत्तियां चढ़ा रहा है? क्या मजाक है? क्या वह सचमुच सोचता है कि मैं फू वांगडाई ऐसी बेकार चीजों को देखूंगा? इस आंतरिक आवाज को सुनकर ये यू की अभिव्यक्ति तुरंत नाटकीय रूप से बदल गई। अध्याय 182। इससे पहले हालांकि ये यू जिक्सिया अकादमी में रह रहे थे, उन्हें अभी भी पश्चिमी सीमा महाद्वीप की खेती की दुनिया के मामलों का कुछ ज्ञान था, खासतौर पर 5 फ्लावर जेल के नेता फू वांगडाई के बारे में। यह महिला किसी किंवदंती से कम नहीं थी। सैकड़ों साल पहले 5 फ्लावर जेल सिर्फ दूसरे दर्जे का संप्रदाय था, लेकिन जब से फू वांगडाई प्रकट हुई सब कुछ बदल गया।
अपने दृढ़ दृष्टिकोण और असाधारण ताकत के साथ उसने 5 फ्लावर जेल को उस युग के अग्रणी राक्षसी संप्रदाय की स्थिति में पहुंचा दिया। अब उसके पास संपूर्ण राक्षसी मार्ग को निगलने और उसे एकजुट करने की गति थी। वर्तमान संसार में वह वास्तव में राक्षसी पद की अग्रणी हस्ती थी। ये क्विंग्यू और हे जेन के राक्षसों को खत्म करने के लिए बाहर जाने का कारण फू वांगदाई को खत्म करना था, लेकिन ये राक्षसी इस स्थान पर कैसे हो सकती है? फू वांगदाई ने ये यू की ओर देखा, जो फिर से चुप हो गया। धीरे धीरे उसकी आंखें बदल गईं। वह सोचे बिना नहीं रह सकी, इस लड़के की अभिव्यक्ति इतनी अजीब क्यों लग रही है? क्या उसने कुछ असामान्य खोजा? ये संभव नहीं हो सकता। इसे भूल जाओ, कारण चाहे जो भी हो, मैं पहले उससे छुटकारा पा लूंगा। तो फू वांगदाई ने धीरे से कहा, मैं यहाँ आराम नहीं कर सकता, आपको दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए। इस स्वीकृति के संबंध में ये यू ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे फू वांगदाई के आंतरिक विचार प्रवाहित होते रहे, वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से काम कर रही थी। यहाँ तक कि उसे इस बात का एहसास भी था कि वह टूटने वाला है। यह एहसास बहुत ही आनंदमय था। क्या यह महिला बिल्कुल दिल की आवाज की रानी नहीं थी जिसे वह पाने का सपना देख रहा था? न केवल उसकी ताकत जियांग से अधिक थी, लेकिन उसमें बहुत सारी मनोवैज्ञानिक गतिविधियां भी थीं। क्या अप्रत्याशित घटना है। हालांकि वह नहीं जानता था कि फू वांगदाई यहाँ क्यों था। ये यू ने पहले ही अपना मन बना लिया था, उसे इस महिला के पक्ष में रहना था। किस्मत जोखिम लेने वालों का साथ देती है। इस दर पर यह लंबा नहीं हो सकता है। इससे पहले कि ये यू परिवर्तन चरण में कदम रख सके, एकीकरण चरण में आगे बढ़ सके और क्लेश से गुजरने और मौके पर चढ़ने की उम्मीद कर सके। टीएस इस तरह की हृदयस्पर्शी आवाजों का खजाना नहीं चुकाना चाहिए। हालांकि ये यू बिना सोचे समझे चार्ज नहीं लगा रहा था। उसने चुपचाप एक फ्लैश चिन्ह अपने हाथ में रख लिया था। जैसे ही फू वांगदाई को जानलेवा इरादे का जरा सा भी एहसास हुआ, वह निश्चित रूप से तेजी से बाहर निकल जाएगा। ये सोचकर ये यू ने मुस्कुराहट प्रकट की। फू वांगदाई की अभिव्यक्ति बेहद अजीब हो गई। क्या यह आदमी संभवतः पागल हो सकता है? जब वो उसे अस्वीकार कर रही थी, तब भी वो क्यों मुस्कुरा रहा था? इस आंतरिक विचार को सुनकर ये यू ने न केवल अपनी मुस्कान वापस नहीं ली, लेकिन इसके बजाय उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह गांव की लड़की होने का नाटक क्यों कर रही थी। चूंकि आप खेलना चाहते थे, तो वह आपके साथ खेलेगा। आपको बाध्य करने के लिए नियमों का उपयोग करना। उस विचार के साथ ये यू ने अपने हाथ में सुनहरा पत्ता हिलाया और धीरे से कहा, युवा महिला, क्या तुम स्पष्ट रूप से नहीं देख रही हो? ये चीज सोने से बनी है। कौन सामान्य व्यक्ति सोने से इनकार करेगा? फू वांगदाई क्षण भर के लिए अवाक रह गया। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति सोने से कैसे इनकार कर सकता है? चूंकि वह पहले ही एकांत में रहकर सामान्य जीवन जीने का निर्णय ले चुकी थी, तो फिर उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना चाहिए। इस आंतरिक आवाज को सुनकर ये यू को बहुत खुशी हुई। उसने सचमुच सही दांव लगाया था। फू वांगदाई ने बहुत आश्चर्यचकित होने का नाटक किया, अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। सोना, मैं अभी अंधेरे में स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। ये वास्तव में सोने की पत्ती का एक टुकड़ा है। क्या तुम सच में इसे मुझे देने को तैयार हो? ये बेहतरीन है। ये यू का मुंह 2 बार हिल गया। मिस, आपका अभिनय सचमुच बहुत ही भयानक है। सच में? क्या उसे आश्चर्य के साथ इतना कठोर व्यवहार करना पड़ा इस अधिनियम के साथ खेलने के लिए? ये यू ने सुनहरा पत्ता सौंप दिया। फू वांगदाई द्वारा आश्चर्यचकित होकर स्वर्ण पदक लेने के बाद उसने तुरंत घर के अंदर से एक स्टूल निकाला और उसके लिए 1 कप गर्म पानी डाला। ये यू द्वारा इसे स्वीकार करने के बाद अधिक हृदय आवाजों को उत्तेजित करने के लिए उसने अपनी भंडारण अंगूठी से सोने की पत्ती का एक और टुकड़ा निकाला और मेज पर रख दिया। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने कई सालों से फार्म हाउस का खाना नहीं खाया है। क्या आप कृपया मेरे लिए कुछ बना सकते हैं? फू वांगदाई की अभिव्यक्ति ठिठक गई। ये यू ने उस लोग को स्पष्ट रूप से कैद कर लिया। वह जो चाहता था, वह फू वांगदाई को एक कठिन स्थिति में डालना था। राक्षसी पद की अग्रणी शख्सियत और 5 फ्लावर जेल की नेता के रूप में वह संभवतः फार्म हाउस का खाना कैसे बना सकती थी? वह जरूर मन कोस रही होगी। हालांकि ये यू ने जिस दृश्य की कल्पना की थी, वो घटित नहीं हुआ। फू वांगदाई द्वारा सोने की पत्ती का दूसरा टुकड़ा लेने के बाद वह चुपचाप फूस की झोपड़ी में चली गई। कोई भी आंतरिक आवाज नहीं। इससे ये यू को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या चल रहा था? भले ही आप मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हो, क्या तब भी कुछ आंतरिक विचार नहीं होंगे? बाद में जब ये यू ने फूस की झोपड़ी से धुएं की हल्की बूंदें उठते देखी, उसका आश्चर्य चरम पर पहुंच गया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुम सच में खाना बना सकते हो? बहुत पहले एक जंगली सब्जी की पकौड़ी और अंडे और खीरे की एक प्लेट तैयार थी। यद्यपि प्रस्तुति बहुत अच्छी नहीं थी, पर सुगंध मोहक थी। फू वांगदाई ने धीरे से कहा, एक पर्वतवासी होने के नाते मैं अच्छे व्यंजन नहीं बना सकता। कृपया मुझे क्षमा करें अमर गुरु। अभिनय में सुविधा के लिए ये यू ने जानबूझकर अपनी खेती को फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण तक दबा दिया। खेती का ये निम्न स्तर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। जैसे ही ये यू ने खाना खाया, उन्होंने लापरवाही से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक अमर गुरु था? क्या तुम मेरी खेती को देख सकते हो? फू वांगदाई ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई। अरे नहीं, वो चाहती थी कि उसने ऐसा न कहा होता। फू वांगदाई के आंतरिक विचारों को सुनकर ये यू मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर उन्होंने ये कहकर उसकी मदद की, ये सच है, इन दिनों शायद मेरे जैसे कृषक ही हैं जो सामान्य लोगों की तरह अकेले बाहर जाने का साहस करते हैं। आखिरकार ये दुनिया शांतिपूर्ण नहीं है। फू वांगदाई ने बार बार सहमति में सिर हिलाया। ये यू अब बात नहीं करता था, बल्कि खाने पर ध्यान देने लगा। किसी को ये कहना होगा, फू वांगदाई का खाना पकाने का कौशल बहुत अच्छा था। सादे दिखावे के अलावा बाकी सब कुछ सचमुच बहुत अच्छा था। इसने ये यू को और अधिक चाहने की भावना से भर दिया। उन्होंने कभी आशा नहीं की थी कि आसुरी मार्ग के महान नेता के पास ऐसी कुशलता होगी। ये सचमुच दुर्लभ था। भरपेट खाने पीने के बाद ये यू धीरे से उठ गया। फू वांगदाई भी मदद नहीं कर सके, लेकिन राहत की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, आखिरकार क्या वह जा रहा है? ये यू ने अपना पैर उठाया, लेकिन फिर वापस खींच लिया। चारों ओर देखते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ का दृश्य अच्छा है। मैंने अब से यहाँ एकांत में खेती करने का फैसला किया है। फू वांगदाई क्षण भर के लिए अचंभित रह गई और उसने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, ये जगह उपयुक्त नहीं है, ये जगह। जैसे ही वह अपना वाक्य पूरा करने वाली थी, फू वांगदाई ने खुद को जारी रखने में असमर्थ पाया। जब उसने यहाँ छिपने का फैसला किया, तो इसकी वजह यहाँ का खूबसूरत नजारा भी था। अब चूंकि ये यू को भी ये जगह पसंद आ गई थी, तो उसके पास वास्तव में मना करने का कोई अच्छा कारण नहीं था। इस प्रकार वह केवल चुप ही रह सकती थी। अगले दिन ये यू को कुछ ग्रामीण मिले और उन्हें एक फूस की झोपड़ी बनाने में मदद करने के लिए भुगतान किया। इसे फू वांगदाई के घर से 10 मीटर से भी कम दूरी पर बनाया गया था। ये यू ने विशेष गणना की थी। दिल की आवाज सुनने के लिए 10 मीटर की दूरी ही सही थी। इसके अलावा थोड़ी दूरी बनाए रखने से फू वांगदाई को ज्यादा घबराहट नहीं होगी। लेकिन वह यहाँ रहना क्यों चाहेगी? क्या उसे अब राक्षसी पद को एकजुट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है? अध्याय 183। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। ये यू 6 महीने से इस पहाड़ी गांव में रह रहा था और वह परिवर्तन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया था।
ऐसी प्रगति काफी प्रभावशाली थी। शुरुआत में फू वांगदाई को ये बहुत असुविधाजनक लगा। उसने दूर जाने पर भी विचार किया, लेकिन ये यू की आंतरिक आवाज सुनने की क्षमता के साथ वह उसकी प्राथमिकताओं को बहुत ही कुशलता से पूरा कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि फू वांगदाई आज रात फल खाना चाहता था, अगली सुबह ये यू उसे उसके दरवाजे पर पहुंचा देगी। यदि वो कल मछली पकड़ने जाना चाहे, वह ये यू को नदी के किनारे भी ढूंढ लेगी। वह न केवल उसकी कंपनी बनाए रखने के लिए वहां मौजूद था, बल्कि वह उसे स्थापित करने में सक्रिय रूप से मदद भी करता था। संक्षेप में, ये यू ने फू वांगदाई को एक बड़ा भावनात्मक मूल्य प्रदान किया। आखिरकार वो उसकी खेती की सफलताओं की कुंजी थी। इतने बड़े ग्राहक के लिए मेहनती होना स्वाभाविक ही था। समय के साथ फू वांगदाई ये यू की उपस्थिति का आदी हो गया। दोनों अक्सर एक दूसरे के घर भी जाते थे। घनिष्ठ मित्र बनना। गांव बड़ा नहीं था और जनसंख्या भी कम थी। फू वांगदाई और ये यू की बढ़ती नजदीकियों का दृश्य शायद ही ग्रामीणों की नजर से बच सका। एक बार बाहर जंगली सब्जियां ढूंढते समय एक दयालु चाचीली ने फू वांगदाई से पूछा कि उसने ये यू के साथ कब मिलने की योजना बनाई है। ये सवाल सुनकर फू वांगदाई काफी हैरान रह गए। उसने पूछा कि आंटी ली ऐसा क्यों पूछेगी। चाची ने जवाब दिया कि जब से ये यू 6 महीने पहले यहाँ आया है, वह फू वांगदाई के बगल में रह रहा है, हमेशा उसके आसपास मंडराता रहता है। ये प्यार नहीं तो और क्या हो सकता है। फू वांगदाई तुरंत स्तब्ध रह गया। ठीक है, अगर यह स्नेह नहीं होता तो यह और क्या हो सकता था। कौन कृषक इस पहाड़ी गांव में बिना रुके पड़ा रहेगा। यह कोई धन्य भूमि नहीं थी। अच्छे दृश्यों के अलावा इसमें कोई भी मुख्य आकर्षण नहीं था। इसके अलावा ये यू ने वास्तव में उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। वे हर दिन एक दूसरे को देखते थे। ये सोचते हुए फू वांगदाई को भावनाओं का एक अराजक मिश्रण महसूस हुआ। उसने एकांत में रहने पर विचार किया था, लेकिन दिल के मामलों के बारे में कभी नहीं सोचा था। अब ये यू की उपस्थिति ने उसे भ्रमित कर दिया, इसलिए फू वांगदाई जल्दी से घर वापस आ गया। दोपहर तक ये यू ने अपनी पीठ पर मछली पकड़ने वाली छड़ी रखकर फू वांगदाई को मछली पकड़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये यू ने जांचने के लिए सहज रूप से अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया। उसने पाया कि फू वांगदाई वास्तव में अपने कमरे में थी। चूंकि यही मामला था तो उसने कुछ क्यों नहीं कहा। ये यू ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ। कई बार दस्तक देने के बाद फू वांगदाई ने अचानक दरवाजा खोला। उसने जटिल भाव से ये यू की ओर देखा। अपने दिल में उसने सोचा, क्या सचमुच तुम मुझे पसंद करते हो इसलिए तुम यहाँ रह रहे हो। इस आंतरिक आवाज को सुनकर ये यू की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। क्या चल रहा था, ये प्यार कैसे हो गया। ये यू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत भागने की सोची, लेकिन फू वांगदाई ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई, तुम्हें मैं पसंद हूँ, है ना, इसलिए तुम यहाँ रह रहे हो। ये यू धीरे से घुमा। अचानक उसने फू वांगदाई की आंतरिक आवाज फिर से सुनी, तुम्हें मैं पसंद हूँ, है ना, दरअसल मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर मैं पहाड़ों में आपके साथ एकांत में रह सकूं तो ये बहुत खुशी की बात होगी। ये यू प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। वास्तव में पिछले 6 महीनों पर नजर डाले तो वह और फू वांगदाई अविभाज्य थे। वह बहुत पहले ही उसके साथ जीवन जीने का आदी हो चुका था। इसे समय के साथ विकसित होती भावनाएं कहना निश्चित रूप से अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अलावा अवलोकन की इस अवधि के दौरान ये यू ने पाया कि फू वांगदाई एक क्रूर और खून का प्यासा व्यक्ति नहीं था। वह घायल छोटे जानवरों की भी सक्रिय रूप से मदद करती थी। अगर उसे फू वांगदाई की पहचान के बारे में पहले से पता नहीं चला होता, ये यू भी सोच सकते हैं वह बस एक असाधारण मासूम साधारण लड़की थी। अगर ऐसा है तो उसके दिल की बात सुनना ही बेहतर था। ये यू ने सिर हिलाया और कहा, ये सही है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो। फू वांगदाई के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान दिखाई दी, परंतु उसने उत्तर न दिया। इसके बजाय उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद अंदर से एक नई आवाज आई, मूर्ख, बेशक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कुछ दिन बाद ग्रामीणों को गवाह बनाकर ये यू और फू वांगदाई ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों के रिश्ते बेहद अच्छे थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ परस्पर सम्मान का व्यवहार किया। फू वांगदाई के चेहरे पर भी बहुत अधिक मुस्कान थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, फू वांगदाई ने उत्सुकता से ये यू से पूछा, पति, जब आप किसान हैं तो मैंने आपको कभी खेती करते क्यों नहीं देखा। ये यू अजीब तरह से मुस्कुराया। दरअसल उन्होंने खेती करना कभी बंद नहीं किया था। फू वांगदाई के साथ रहना और उसके दिल की आवाज सुनना ये यू के लिए विकास का सबसे तेज तरीका था। बेशक वह ऐसी कोई बात नहीं कह सका। फू वांगदाई को जवाब देने के लिए ये यू ने लापरवाही से कहा, मैं जिक्सिया अकादमी का विद्वान हूँ। मैं क्यूई की खेती करता हूँ। यह मत सोचो कि मैं आमतौर पर खेती नहीं करता। मैं साहित्यिक ऊर्जा संचय कर रहा हूँ ताकि एक दिन जब मैं एक कविता लिखूं तो मेरी साधना निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। फू वांगदाई जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। अपने दिल में उसने सोचा, क्या वह सचमुच सोचता है कि मैं खेती को नहीं समझती। जिक्सिया अकादमी पश्चिमी सीमा महाद्वीप के पवित्र स्थानों में से एक है। ये क्यूई की खेती करता है, ये सच है, लेकिन ये केवल दिन रात के अध्ययन से ही हासिल किया जा सकता है। हालांकि मेरे पति ने कभी किताबें नहीं पढ़ी। उसकी क्यूई कहाँ से आती है। इसके अलावा साहित्यिक ऊर्जा को संचित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इसका अस्तित्व है तो इसका अस्तित्व है, यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसा नहीं होता है। क्या वह अपनी शान दिखाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पति बहुत प्यारे हैं। हालांकि उसे इस पर विश्वास नहीं था। फू वांगदाई ने ये यू की खातिर आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए कहा, वाह पति, आप अद्भुत हैं। लेकिन फू वांगदाई वास्तव में अभिनय नहीं कर सका। उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही कठोर थी जितनी हो सकती थी। उसने जो शब्द कहे वे चिराने जैसे लग रहे थे। एक आदमी की प्रतिस्पर्धी भावना अक्सर केवल एक क्षण तक ही रहती है। क्या दिखावा कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है। चूंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये यू ने तुरंत कागज का एक टुकड़ा निकाला और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने ब्रश निकाला वो फिर रुक गया। उसे क्या लिखना चाहिए। सच कहूं तो जिक्सिया अकादमी में ये यू ने वास्तव में उन प्राचीन ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन नहीं किया था। उन्हें सुनाना तो दूर की बात है, वह उन्हें याद भी नहीं कर सका। लेकिन इस समय हाथ में ब्रश लेकर वो कुछ भी नहीं लिख सकता था। ये यू ने अपने बगल में फू वांगदाई को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ये यू की गंभीर अभिव्यक्ति देखकर उसने सक्रिय रूप से एक रास्ता प्रदान किया। पति, अगर आपकी साहित्यिक ऊर्जा पर्याप्त नहीं है तो चलो न लिखें, बस इसे थोड़ा और जमा कर लें। किसी महिला के सामने मैं नहीं कर सकता कहना किसी भी पुरुष के लिए वर्जित है। ये यू ने अपनी चौड़ी आस्तीनें उतार दी। मेरी कमर पर खून से सनी तलवार रखकर जियांगन के 10 लाख सैनिकों का वध करो। उन्होंने कविता की एक संक्षिप्त पंक्ति लिखी। हत्या के इरादे का जबरदस्त उछाल आसमान में उड़ गया। एक पल में एक विसंगति स्वर्ग से उतरी। लड़ाई की अनगिनत आवाजें अचानक फूट पड़ी। खून की गंध हवा में फैल गई। ऊपर देखा तो आधा आसमान लाल रंग से रंगा हुआ था। ये यू और फू वांगदाई दोनों ये देखकर स्तब्ध रह गए। अध्याय 184। वाक्यांश कलम स्वर्ग तक पहुंचती है, केवल एक रूपक नहीं है। कविता की केवल 2 पंक्तियों से एक खगोलीय घटना अवतरित हो सकती है। ये यू की साहित्यिक प्रतिभा को साबित करने के लिए ही काफी था। अगले ही पल 1000 मील के दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वार की तरह उमड़ पड़ी और ये यू के शरीर में एकत्रित हो गई। ये यू ने वास्तव में एक छलांग में एक बड़े क्षेत्र को पार कर लिया।
सीधे एकीकरण चरण में प्रवेश करना। हालांकि येयू को इस समय जो करने की जरूरत थी वह परिश्रमपूर्वक अपने साधना स्तर को दबाना था, फू वांगदाई को किसी भी खामी पर ध्यान देने से रोकने के लिए। जल्द ही घटना गायब हो गई, लेकिन हवा में खून की तीव्र गंध कुछ देर तक बनी रही। येयू का दिमाग दौड़ गया। उन्होंने छुपाने की तकनीक में थोड़ी ढील दी और अपनी खेती को गोल्डन कोर दायरे के मध्य चरण तक दबा दिया। फिर उसने खुश होने का नाटक करते हुए कहा, मैडम देखो, थोड़े से प्रयास से मैं इसमें सफल हो सकता हूँ। फू वांगदाई ने तुरंत उन्हें बधाई दी, लेकिन अपने दिल में वो काफी हैरान महसूस कर रही थी। वह सोचे बिना नहीं रह सकी। आध्यात्मिक ऊर्जा के एकत्रीकरण के साथ साथ जो खगोलीय घटना घटी वह इतनी शक्तिशाली थी कि यह किसी को एकीकरण चरण तक पहुंचा सकती थी। मेरे पति की साधना केवल फाउंडेशन स्टेज से गोल्डन कोर तक ही क्यों बढ़ी? ये थोड़ा असामान्य लगता है। ये देखते हुए कि फू वांगदाई को संदेह होने लगा था, येयू का दिल डूब गया। नहीं, वो उसे इसके बारे में ज्यादा सोचने नहीं दे सकता था। तो उसने तुरंत कहा, मैडम आप किसान नहीं हैं, क्या आप अभी इस घटना से डरी हुई हैं? ये ठीक है, मैंने जिक्सिया अकादमी में उन नेसेंट सोल सीनियर्स को और भी बड़ी खगोलीय घटनाएं पैदा करते देखा है। एक दिन नवजात आत्मा में कदम रखने तक प्रतीक्षा करें, मैं तुम्हें इसका अनुभव दूंगा। फू वांगदाई ने मुस्कुराहट प्रकट की। शायद वह जरूरत से ज्यादा शक्की हो रही थी। हो सकता है कि जिक्सिया अकादमी के विद्वानों को सामान्य साधकों की तुलना में अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता हो। इस आंतरिक आवाज को सुनकर येयू को राहत की लहर महसूस हुई। क्या वह स्थिति को शांत करने में कामयाब रहा? फू वांगदाई ने धीरे से पूछा, पति क्या आप सचमुच नवजात आत्मा में कदम रखना चाहते हैं? येयू हंसे और कहा, बेशक, एक साधक अपना जीवन उच्च लोगों की खोज में बिताता है, एक दिन बदलने और स्वर्ग में चढ़ने की उम्मीद में। ये सुनकर फू वांगदाई ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया और चुप हो गई। अगले दिन फू वांगदाई ने कहा कि वह जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पहाड़ पर जा रही थी। येयू ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन किसने सोचा होगा कि रात होने पर भी वो बाहर रहेगी। जैसे ही येयू उसकी तलाश में निकलने वाला था, फू वांगदाई अपनी पीठ पर बांस की टोकरी लेकर लौटी। वह धीरे से हंसी, पति आप चिंतित होंगे, मैंने इस बार काफी मशरूम इकट्ठा किए हैं, मैं मशरूम सूप बनाऊंगी, आपको और खाना चाहिए? येयू ने सहजता से टोकरी की ओर देखा, बस एक नजर से उसके मुंह के कोने थोड़े हिल गए। हे भगवान, क्या वो क्रिस्टल फ्लेम ग्रे प्राचीन मशरूम है? और वहाँ बिग ग्रीन मिस्टीरियस मशरूम, लेही ब्लैक ट्रेजर मशरूम आदि हैं। आपको मल्टी ट्रेजर 7 प्रीशियस जिनसेंग भी मिला, और आपने जानबूझकर इसे दूसरों के नीचे छिपा दिया ताकि ये दिखाई न दे। इनमें से प्रत्येक वस्तु एक भाग्य के लायक थी। यदि येयू की स्वप्नलोक की अन्य यादें न होती, वह शायद उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगा। इसे आप पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करना कहते हैं। संभवतः किस पर्वत पर ऐसी स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने हो सकते हैं? टोकरी पर येयू की अटूट निगाह देखकर फू वांगदाई अचानक रुक गई। उसकी अभिव्यक्ति कुछ अप्राकृतिक हो गई। उसने मन ही मन सोचा, अरे नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पति ने इन स्वर्गीय सामग्रियों और खजानों को पहचान लिया हो? यह असंभव है। ये वस्तुएं बहुत उच्च गुणवत्ता की हैं। उनमें से कई को प्रमुख संप्रदायों के बेटों और बेटियों ने भी कभी नहीं देखा है। मेरा पति, जो एकमात्र गोल्डन कोर कृषक है, संभवतः उन्हें कैसे पहचान सकता है? उसके आंतरिक विचारों को महसूस करने पर येयू ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और मुस्कुराते हुए कहा, पत्नी तुम अद्भुत हो। देखो ये मशरूम कितने बड़े हैं, वे स्वादिष्ट होंगे। धन्यवाद। फू वांगदाई के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आए। मैं उन्हें तुरंत बना दूंगी। जब तक मेरे पति उनका आनंद लेंगे, मैं कल और अधिक इकट्ठा करूंगी। ये सुनकर येयू की पलकें झपक गईं। उसने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने हाथ पकड़े और फूस की झोपड़ी में चले गए। अगले दिनों में फू वांगदाई येयू को पूरक करने के लिए हर दिन विभिन्न स्वर्गीय सामग्री और खजाने लाता था। ऐसे पोषण और अपनी स्वर्णिम प्रतिभा के लाभ से येयू की साधना तेजी से आगे बढ़ी। कुछ ही वर्षों में वह पहले ही क्लेशपार क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। कष्टों को सफलतापूर्वक पार करने के पिछले अनुभव के साथ येयू स्वर्गीय कष्टों से नहीं डरता था। उसी समय उसे फू वांगदाई की ताकत का एहसास होने लगा, जो शायद क्लेश क्रॉसिंग दायरे के अंतिम चरण या यहाँ तक की चरम पर थी। वह निश्चित रूप से आरोही क्षेत्र तक नहीं पहुंची थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पश्चिमी सीमा महाद्वीप में राक्षसी पद का तथाकथित अग्रणी व्यक्ति था। बस इतना ही था। किसी भी महाद्वीप में आरोही कृषक एक दुर्लभ खोज थे। ये समझ में आने योग्य था। यदि कोई सफलतापूर्वक स्वर्गीय क्लेश को पार कर ऊपर चढ़ गया, अंतिम बाधा आत्मज्ञान प्राप्त करना और ऊपर चढ़ना होगा। धार्मिकता और बुराई के बीच संघर्ष में हस्तक्षेप करने की फुर्सत किसे होगी? वर्षों से येयू और फू वांगदाई का रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, फू वांगदाई में असुरक्षा की भावना विकसित होने लगी। उसे डर था कि अगर एक दिन येयू को उसकी असली पहचान पता चल गई तो वह उसे नहीं चाहेगा। इसलिए फू वांगदाई ने एक बार येयू से धार्मिकता और बुराई के रास्ते पर उनके विचारों के बारे में पूछा। फू वांगदाई की आंतरिक आवाज सुनकर येयू ने तुरंत एक आदर्श प्रतिक्रिया दी। कार्यों से निर्णय करो, दिलों से नहीं। दुनिया में कुछ ही लोग वास्तव में परिपूर्ण होते हैं, चाहे धर्मी हो या दुष्ट, वे सभी कृषक हैं। उन सभी का अपना अपना रुख है और येयू के विचार में वे समान हैं। येयू फू वांगदाई को सांत्वना देने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये बस वैसा ही था जैसा उसने वास्तव में महसूस किया था। आखिरकार वह एक समय स्वप्नलोक में राक्षसी मार्ग का नेता था। येयू को राक्षसी मार्ग से कैसे विमुख हो सकता है? लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जो जितना अधिक परवाह करता है वह उतना ही अधिक चिंतित हो जाता है। येयू के सांत्वना भरे शब्दों के साथ भी फू वांगदाई अभी भी अपने डर को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकी। कभी कभी उसे अक्सर बुरे सपने आते थे। सपना देख रहा था कि एक बार जब उसे उसकी असली पहचान पता चल जाएगी तो येयू उसे छोड़ देगा। वह एहसास काफी कष्टकारी था। फू वांगदाई उसे इस तरह धोखा नहीं देना चाहता था, इस बात से डरने की बजाय कि येयू सच खोज लेगा। बेहतर होगा कि वह उदार परिणाम की आशा करते हुए कबूल करने का अवसर ढूंढे। साथ ही येयू भी वही योजना बना रहा था। उसने सोचा कि अपनी पहचान उजागर करना बेहतर होगा। इस तरह फू वांगदाई इतना संदिग्ध नहीं होगा और वह उससे ये भी पूछ सकता था कि राक्षसी मार्ग की नेता के रूप में उसने अचानक एकांत में रहना क्यों चुना। वास्तव में जबकि येयू आंतरिक आवाजें सुन सकता था, वह रहस्यों को भेद नहीं सका। फू वांगदाई ने एक बार 5 फ्लावर जेल के बारे में सोचा था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह एक ऐसी जगह थी जिसका वह उल्लेख नहीं करना चाहती थी। जब भी वह इसके बारे में सोचती, उसका मूड खराब हो जाता। उन्होंने उन विचारों को दबाने की कोशिश की। इससे येयू और भी अधिक उत्सुक हो गया कि क्या हुआ था। फिर वसंत का एक दिन, जैसे ही येयू फू वांगदाई को अपनी असली पहचान बताने की तैयारी कर रहा था, उसने अचानक अपने घर में एक अजीब अधेड़ उम्र की महिला को देखा। वह साधारण शक्ल सूरत की थी, लेकिन उसके चेहरे पर तलवार का घाव था, जिससे वह कुछ भयंकर लग रही थी। इस महिला को मालिक की सीट पर बैठे देखकर घर की महिला के आचरण को प्रदर्शित करते हुए येयू काफी हैरान हुआ और उसने पूछा, तुम कौन हो? येयू के सवाल के जवाब में महिला ने शांति से कहा, मैं फू चांगहांग डायर की चाची हूँ। डायर वह नाम है जिसे फू वांगदाई गांव में इस्तेमाल करते हैं। चूंकि वह मौसी थी, इससे वह सीनियर हो गई। येयू ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अभिवादन में झुकने ही वाला था, लेकिन उन्होंने फू चांगहांग को फिर से बोलते हुए सुना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिक्सिया अकादमी का शानदार बेटा हिजिंग इस पहाड़ी जंगल में छिपा होगा।
क्या ये सचमुच सिर्फ सुंदरता के लिए है? क्या आप जानते हैं कि आपकी पत्नी कौन है? जैसे ही फू चांदोंग की आवाज गिरी, फू वंददाई जड़ी बूटियां इकट्ठा करके लौटे। कमरे में फू चांदोंग को देखकर उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। वह झट से बोली, मौसी आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हम बाहर बात कर सकते हैं? कृपया। फू चांदोंग का चेहरा काला पड़ गया और उसने बेरुखी से जवाब दिया, इसमें बात करने की क्या बात है? देखो अब तुम कैसे हो, मोटे कपड़े पहने और एक टोकरी लेकर। तुम एक ग्रामीण महिला के अलावा और कुछ नहीं हो। क्या आप अपने उपनाम के लायक हैं? फू वंददाई ने बहुत दोषी महसूस करते हुए अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया, लेकिन उसने फिर भी धीरे से कहा, चाची क्या हम बाहर बात कर सकते हैं? मैं आपसे विनती कर रही हूँ। फू वंददाई को इस तरह देखकर ये यूं मदद नहीं कर सका, लेकिन वह हिचक गई। ऐसा क्यों लगा कि फू चांदोंग नाम की यह महिला अच्छे इरादों के साथ यहाँ नहीं थी? वह न केवल उसकी पहचान जानती थी, लेकिन सामने आने के बाद फू वंददाई भी बेहद आरक्षित हो गए थे। यह एहसास काफी अप्रिय था। तभी ये यूं ने फू चांदोंग की आंतरिक आवाज सुनी, डायर क्या तुम भी डरती हो? आपको डरना चाहिए। 8 साल पहले आपने बिना कुछ कहे 5 फ्लावर जेल छोड़ दिया था, और अब आप यहाँ एक छोटा सा जीवन जी रहे हैं। आपकी किस्मत बस इतनी ही नहीं हो सकती, तुम्हें आज्ञाकारी रूप से मेरे हाथों में एक हथियार बनना होगा। अब मैं तुम दोनों की पहचान उजागर करूंगा। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करो और मार डालो। जब आपका सबसे प्रिय व्यक्ति आपके हाथों मर जाएगा तो आप स्वाभाविक रूप से मेरे पास लौट आएंगे। ये सुनकर ये यूं की निगाहें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। एक चाची जो अपनी भतीजी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी, वह निश्चित रूप से अच्छी इंसान नहीं थी। फू चांदोंग ने रुखाई से कहा, बात करने के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यही बात कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह आदमी कौन है? वह है। इससे पहले कि फू चांदोंग अपना वाक्य पूरा कर पाता, ये यूं ने निर्णायक रूप से टोकते हुए कहा, फू वंददाई मैं जिक्सिया अकादमी के ग्रैंड ये किंग्यू और हे जेन का बेटा हूँ। यही मेरी असली पहचान है। फू वंददाई का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया, लेकिन उसने ये यूं की पृष्ठभूमि पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने बुदबुदाया, क्या आप मेरी पहचान जानते हैं? पहले फू वंददाई ने कभी भी ये यूं को अपना असली नाम बताने की हिम्मत नहीं की थी। उसे डर था कि एक बार ये यूं को उसकी असली पहचान पता चल जाएगी, वह अब उसे नहीं चाहेगा। लेकिन अब ये यूं ने सीधे अपना असली नाम बता दिया था। आखिर क्या चल रहा था? ये यूं को कब पता चला? इस आंतरिक आवाज को सुनकर ये यूं ने उत्तर दिया, शुरू से ही मैं तुम्हारी पहचान जानता था। मैं देखना चाहता था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। समय के साथ मेरे मन में आपके लिए भावनाएं विकसित हुई। अब मैं आपके साथ एक सामान्य जीवन जीने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इस महिला के बोलने के तरीके से खुश नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि वो गलत इरादे रखती है। ये कहने के बाद ये यूं ने फू वंददाई का हाथ पकड़ लिया और उत्तेजक दृष्टि से फू चांदोंग की ओर देखा। बाद वाले की अभिव्यक्ति काफी अजीब हो गई। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन आधा कदम पीछे हट गई। ये बच्चा इतना शांत क्यों था? जिक्सिया अकादमी और 5 फ्लावर जेल को कट्टर दुश्मन माना जाता था, है ना? वह अचंभित क्यों लग रहा था? फू चांदोंग की भौहें कस गईं। उसका दिमाग दौड़ गया और उसने बेरुखी से कहा, आप बकवास कर रहे हैं। फू वंददाई यहाँ आओ। धार्मिकता और बुराई एक साथ नहीं रह सकते। ये बच्चा दिन रात आपका साथ देता है, लेकिन वो केवल आपसे छुटकारा पाना चाहता है। आपको भावनाओं को अपनी आंखों पर पर्दा नहीं डालने देना चाहिए। ये शब्द सुनकर फू वंददाई की अभिव्यक्ति तुरंत बंद हो गई, लेकिन उसने ये यूं का हाथ नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस छोटे से इशारे को पूरी तरह से फू चांदोंग ने पकड़ लिया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि इस लड़की को पहले से ही बहुत प्यार हो गया था। नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। फू चांदोंग ने फिर से कहा, मेरे साथ आओ, नहीं तो तुम निश्चित रूप से इस आदमी के हाथों मर जाओगे। फू वंददाई चिल्लाया, इसे रोके। चाची कृपया मुझे कुछ जगह दे। एक बार जब मैं चीजों का पता लगा लूंगा तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा, लेकिन अभी के लिए कृपया चले जाइए। ये सुनकर फू चांदोंग की आंखों में आक्रोश की एक झलक दिखी। वह धीरे धीरे फूस की झोपड़ी से बाहर निकली। अपने दिल में वह जानती थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फू वंददाई उसका साथ नहीं छोड़ेगी। अपने रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ने के बजाय स्थिति का निरीक्षण करना बेहतर होगा। अगर फू वंददाई ने सचमुच ये यूं को चुना तो उसके पास उन्हें अलग करने के बहुत सारे तरीके थे। उसके जाने के बाद जब फू वंददाई ने ये यूं की ओर देखा तो उसकी आंखें लाल थीं। आपको मेरी पहचान पहले से ही पता थी, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? ये यूं ने धीरे से उत्तर दिया, अगर मैंने ये कहा होता तो क्या तुम अब भी मेरे साथ होते? फू वंददाई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। हाँ, यदि ये यूं ने शुरू से ही अपनी पहचान प्रकट कर दी होती, फिर बाद में साथ रहने के बारे में भूल जाओ। शायद उसी रात वे पहली बार मिले थे। फू वंददाई ने ये यूं को हरा दिया होगा, लेकिन अगले ही पल ये यूं ने अचानक फू वंददाई को अपनी बाहों में खींच लिया। वह धीरे से फुसफुसाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इन वर्षों में हम एक दूसरे से बहुत गहराई से प्यार करते हैं। प्यार कभी झूठा नहीं होता। चाहे तुम पहाड़ी गांव की लड़की हो या राक्षसी पद की नेता, मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ। इस स्वीकारोक्ति को सुनकर फू वंददाई खुशी और आंसुओं से अभिभूत हो गया। जब तक ये यूं ने अपनी पहचान का तिरस्कार नहीं किया और उसे त्याग नहीं दिया, वह एक जबरदस्त आशीर्वाद था। इसके अलावा और कुछ मायने नहीं रखता। एक क्षण बाद एक बार जब फू वंददाई की भावनाएं स्थिर हो गई तो ये यूं ने अपने संदेह पूछे, राक्षसी मार्ग के नेता ने इस पहाड़ी गांव में रहना क्यों चुना, और उस महिला फू चांदोंग के साथ क्या डील हुई है? फिर फू वंददाई के स्पष्टीकरण से ये यूं को अंततः सब कुछ समझ में आ गया। ये पता चला कि 5 फ्लावर जेल के पिछले नेता फू चांदोंग फू वंददाई के पिता थे, लेकिन इससे पहले कि फू वंददाई स्थिति को समझ पाते, उसके माता पिता पहले ही मर चुके थे। यह उसकी चाची फू चांदोंग थी जिसने उसका पालन पोषण किया। बचपन से ही फू वंददाई का जीवन दो चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहा, खेती और बदला। फू चांदोंग के अनुसार किसी की साजिश के कारण फू वंददाई के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने परिवार से बदला लेने के लिए उसे लगातार मजबूत बनना पड़ा। अध्याय 186। बचपन में फू वंददाई काफी भोली थी और फू चांदोंग की किसी भी बात पर कभी संदेह नहीं करती थी। इस प्रकार उसने अपनी खेती पर कड़ी मेहनत की, यह आशा करते हुए कि एक दिन वह अपने माता पिता से बदला ले सकेगी। फू वंददाई असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। 1000 साल से भी कम समय में वह पहले ही क्लेश पार करने वाले क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। फिर भी फू चांदोंग कभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने बहाना बनाते हुए दावा किया कि फू वंददाई की ताकत पर्याप्त नहीं थी और वह अपने दुश्मनों के नाम जानने के योग्य नहीं थी। अगर मैं तुम्हें बहुत जल्दी बताऊंगा तो ये केवल तुम्हारे निधन का कारण बनेगा। अब अपने माता पिता से बदला लेने का एकमात्र तरीका राक्षसी पद को एकजुट करना और स्वर्गारोहण क्षेत्र तक पहुंचना है। इस कथन के संबंध में फू वंददाई ने एक बार संदेह जताया था। उसने फू चांदोंग से पूछने का प्रयास किया कि उसके माता पिता को उस समय क्यों मार दिया गया था, लेकिन फू चांदोंग ने सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक वाक्य के साथ उसे पूरी तरह से बंद कर दिया, मैं तुम्हारी सगी मौसी हूँ, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। फू वंददाई के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। अपने दिल में उसने चुपचाप खुद को याद दिलाया, फू चांदोंग इस दुनिया में उसका एकमात्र रिश्तेदार था। वह उसे ऐसे मामलों में कैसे धोखा दे सकती है? इसके बाद फू चांदोंग के निर्देशों के तहत फू वंददाई 5 फ्लावर जेल का नेता बन गया
और उसने एक के बाद एक अपरिचित अजनबी को मार डाला। फू वांगदाई को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या गलत किया है, उन्हें क्यों मारना पड़ा। वध का जीवन जीने के वर्ष फू वांगदाई को बेहद उत्पीड़ित महसूस कराया था, जैसे कि वह कोई हत्या करने वाली मशीन हो जिसका कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। हालांकि एक कृषक का दायरा जितना ऊंचा होगा, उसका दाव हृदय उतना ही अधिक स्थिर होना चाहिए। ऐसे माहौल में फू वांगदाई ने एक हृदय दानव विकसित किया। क्लेश पार करने के दायरे के चरम पर फंसकर वह कभी कोई प्रगति नहीं कर सकी। कई साल पहले हॉट प्रेसिंग टॉवर और फिक्स शेरो वैली के नेताओं के साथ टकराव के दौरान हालांकि फू वांगदाई ने आखिरकार जीत हासिल कर ली, इससे वह भी घायल हो गई। उस समय उन्हें लगा कि उनकी खेती में बाधा आ गई है, इसलिए उसने फू चांदहोंग से पूछा कि अगर वह भविष्य में कभी भी असेंशन दायरे तक नहीं पहुंच पाती है तो उसे क्या करना चाहिए। फू चांदहोंग बहुत क्रोधित हुआ और उसने उसे कठोरता से डांटा, यदि आप असेंशन दायरे में नहीं घुस सकते तो आप कभी भी अपने माता पिता से बदला नहीं ले पाएंगे और आपके जीवन का सारा अर्थ खो जाएगा। उन कमजोरों की तरह मत रो, तुम्हें अपने आंसू पोंछने चाहिए और अपनी खेती पर ध्यान देना चाहिए। इस फटकार का सामना करना पड़ा। फू वांगदाई को एक बार फिर बहुत उत्पीड़ित महसूस हुआ। वह अपने मन को शांत करने के लिए 5 फ्लावर जेल की चोटी पर गई। आसपास के माहौल को देख रहे हैं। फू वांगदाई को ऐसा लगा मानो वो कोई पिंजरा हो। इसने उसे अपनी जगह पर मजबूती से फंसा लिया। उसकी सांसें पकड़ने के लिए फू वांगदाई ने 5 फ्लावर जेल को अकेला छोड़ दिया। वह इस पहाड़ी गांव में कुछ समय के लिए खुद को खेती के लिए समर्पित करना चाहती थी। एक बार जब उसका दिल फिर से स्थिर हो गया तो वापस लौटने में देर नहीं होगी। पहाड़ के गांव में धीमी गति से चलती जिंदगी। फू वांगदाई को इससे गहरा प्यार हो गया। उसने न केवल अपने दिल के राक्षस को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया, लेकिन वह ये यू से भी मिली। फू वांगदाई ने एक बार सोचा था कि काश वह एक साधारण लड़की होती, भले ही वह ये यू के साथ 100 साल तक ही रह सकी, उसे कोई पछतावा नहीं होगा। लेकिन चूंकि फू चांदहोंग उसकी तलाश में आया था, इसका मतलब था कि यह स्वप्न जैसा जीवन अंततः समाप्त हो जाएगा। क्योंकि फू वांगदाई अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी चाची बेहद जुनूनी व्यक्ति थी। जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेती तब तक वह आराम नहीं करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि फू वांगदाई को पहाड़ों में शांतिपूर्वक सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा उसने अपने माता पिता का बदला लेने का मिशन उठाया। ये बिंदु समझौता योग्य नहीं था। फू वांगदाई की पुनर्गणना सुनने के बाद ये यू ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने धीरे से कहा, चलो यहीं रुके, मुझे विश्वास नहीं है कि फू चांदहोंग वास्तव में हमें अलग कर सकता है। फू वांगदाई को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। जब तक ये यू को अपनी पहचान से कोई आपत्ति नहीं थी और वह अब भी उससे प्यार करती थी, ये दुनिया की सबसे खुशी की बात थी। ऐसे पति के साथ ये जिंदगी काफी थी। एक पल के चिंतन के बाद ये यू ने फिर से कहा, मुझे लगता है कि फू चांदहोंग के शब्द संदेह से भरे हुए हैं। शायद आपके माता पिता की मृत्यु किसी के द्वारा नहीं कराई गई थी। क्या आपने इस मामले के बारे में पूछताछ करने के लिए किसी को ढूंढने की कोशिश नहीं की? फू वांगदाई ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। वह धीरे से बोली, मैंने एक बार गुप्त रूप से जांच की थी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर ये यू ने कहा कि वे कल से उस वर्ष की सच्चाई की जांच करेंगे। आप किस बारे में मजाक कर रहे हैं? फू चांदहोंग के अनुसार जिन लोगों ने फू वांगदाई के माता पिता की हत्या की वे असेंशन क्षेत्र के किसान थे। ये कैसे संभव हो सकता है? पश्चिमी जियांग महाद्वीप में हजारों वर्षों से कोई असेंशन क्षेत्र का कृषक प्रकट नहीं हुआ है। इसके अलावा उस समय 5 फ्लावर जेल केवल एक तीसरे दर्जे का संप्रदाय था। यह असेंशन क्षेत्र के किसानों को कैसे उकसा सकता था? ये यू को संदेह था कि यह सब फू चांदहोंग का काम था, अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए फू वांगदाई का उपयोग करने के लिए। अतः इस मामले का पर्दाफाश तो होना ही था। हालांकि ये यू को जिसकी उम्मीद नहीं थी वह हुआ। फू चांदहोंग की हरकतें इतनी तेज होंगी। उसी रात इस पहाड़ी गांव में एक महिला आई। ये व्यक्ति ये यू के सपनों में उसकी मां थी, हे जियांग। उसका रूप देखकर ये यू काफी चिंतित महसूस कर रहा था, इस डर से कि ये जियांग तुरंत फू वांगदाई से भिड़ जाएगा। उस वक्त एक उनकी मां होगी और दूसरी उनकी पत्नी। ये यू बीच में फंस गया, निस्संदेह अभिभूत हो जाएगा। हालांकि जिक्सिया अकादमी के इस भाषा मास्टर ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसने फू वांगदाई से संपर्क किया और उसे लंबे समय तक आकार दिया। दोनों पहले कभी नहीं मिले थे, उन्होंने केवल एक दूसरे का नाम सुना था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी इस तरह मुलाकात होगी। फू वांगदाई काफी संयमित दिखाई दी, जिससे एक दुल्हन की अपने ससुराल वालों से पहली बार मुलाकात की याद ताजा हो गई। एक पल के बाद हे जियांग ने धीरे से कहा, क्या तुम सच में अब से उसके साथ रहने की योजना बना रहे हो? तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा? ये यू ने फू वांगदाई का नाजुक हाथ पकड़ा और गंभीरता से कहा, कोई पछतावा नहीं। ये नजारा देख रहे हैं? वह जियांग ने हंसते हुए कहा, जब तक तुम्हें पछतावा नहीं होता छोटे बदमाश, तुम्हारा स्वाद अच्छा है। इस कथन ने ये यू और फू वांगदाई दोनों को राहत की सांस लेने से रोक दिया। हालांकि इसके बाद अपने स्वभाव को बदलने में असमर्थ हे जियांग ने अचानक ये यू को डांटना शुरू कर दिया। तुम छोटे बच्चे, तुम्हें सचमुच कुछ साहस है। इतने लंबे समय तक घर छोड़ने के बाद आपने ये भी नहीं कहा कि आप हमें देखने के लिए वापस आएंगे। क्या आप जानते हैं कि मैं और ये कितने चिंतित हैं? कैसा हृदयहीन छोटा बच्चा है। ये पहली बार था जब ये जियांग ने ये यू को डांटा था। बाद वाला समझाना चाहता था, लेकिन अचानक उसने देखा कि ये जियांग की आंखें लाल हो रही थीं। वह उस पर लगभग रोने लगी थी। जाहिर है इन वर्षों के दौरान घर से दूर ही जियांग ने वास्तव में उसे बहुत याद किया था। तो ये यू चुप रहा और चुपचाप खड़ा होकर सुनता रहा। एक पल के बाद ही जियांग ने उसकी डांट खत्म कर दी। उसने आंखें पोंछते हुए अपनी आस्तीन लहराई। फिर उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक जैद कंगन निकाला और फू वांगदाई के हाथ पर रख दिया। यह और ये परिवार की पारिवारिक विरासत है। उस समय ये यू की दादी ने इसे मुझे सौंपा था। अब मैं भी इसे विरासत के रूप में तुम्हें देता हूँ। अध्याय 187। उसके हाथ में जैद कंगन को देखते हुए फू वांगदाई अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये यू की मां को उसकी पहचान से कोई आपत्ति नहीं होगी। ये कैसी स्वर्गीय एहसास है। इससे फू वांगदाई को अपने दिल में एक गर्म चमक महसूस हुई। फिर ही जियांग ने अपना स्वर बदल दिया। आप दोनों को मध्य महाद्वीप जाना चाहिए, अन्यथा कोई अन्य महाद्वीप जाएगा। वहाँ आप अपनी पहचान बदल सकते हैं और जीना जारी रख सकते हैं। इस तरह आप बहुत सारी परेशानी से बच सकते हैं। ये सुनकर फू वांगदाई चुप हो गई और बगल में ये यू की ओर देखने लगी। ये यू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने पूछा, कुछ हुआ? उन्होंने जियांग ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय वो किनारे की ओर चली गई। ये यू ने तुरंत उसका पीछा किया। फू वांगदाई बहुत समझदार थे और अपनी जगह पर खड़े थे। एक बार जब ये यू जियांग के पास पहुंचा तो उसने सक्रिय रूप से एक ध्वनिरोधी अवरोध स्थापित किया। क्या अब हम बात कर सकते हैं? ही जियांग ने आंख भरते हुए कहा, तुम्हारे पिता और ये एक जिद्दी किताबी कीड़ा है। उसे आपकी पत्नी की पहचान की बहुत परवाह है। उनके अनुसार आपको या तो फू वांगदाई को छोड़ देना चाहिए या वह आपको अपने बेटे के रूप में नहीं पहचानेंगे। बेशक मुझे पता है कि ये सिर्फ गुस्से वाले शब्द हैं। आप मुझे कुछ समय क्यों नहीं देते? मैं उर्जी को शांत करने जाऊंगा। आप दोनों को अभी दूसरे महाद्वीप में चले जाना चाहिए। एक बार जब आपके बच्चे हो जाएंगे तो आप वापस आ सकते हैं। उस समय आपको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि और ये आपको नहीं पहचान पाएगा, ठीक है? ये सुनकर ये यू ने भौहें उठाई। क्या तुम जो कह रहे हो वह सच है?
उसने जियांग ने सिर हिलाया। अपने दिल में वो सोचे बिना नहीं रह सकी, निर्दयी होने के लिए और ये को दोष मत दो। यदि आप शीघ्र नहीं निकलेंगे तो हम आपकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। वर्षों बाद आप हमारे इरादों को समझेंगे। ये हृदयस्पर्शी टिप्पणी सुनने के बाद येयू के दिल में पहले से ही कुछ संदेह थे। फिर उसने अपने बगल में लगे ध्वनिरोधी अवरोध को हटा लिया। वह जियांग के सुझाव पर सहमत हुए। उसके इशारे पर उसी रात वह फू वांगदाई को ले गया और पहाड़ी गांव छोड़ दिया। दोनों पहले बिना कुछ बोले हवा में उड़ गए। जब तक वे पश्चिमी जियांग महाद्वीप के किनारे तक नहीं पहुंचे तब तक वे अंततः रुके नहीं। येयू ने धीरे से कहा, क्या आप यहाँ कुछ दिनों तक मेरा इंतजार कर सकते हैं? मुझे कुछ मामलों से निपटने के लिए वापस जाना होगा। इसके अलावा आपके माता पिता की मृत्यु के मामले की जांच करने के लिए। फू वांगदाई ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने येयू को जाते हुए देखा। उसने जेड कंगन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी निगाहें धीरे धीरे बर्फीली हो गईं। वह दक्षिण की ओर देखने लगी। यहीं पर 5 फ्लावर जेल स्थित थी। फू चांदोंग दिन के समय ही निकला था। उसी रात हे जेंग उसे ढूंढने आया था। इस मामले का फू चांदोंग से कुछ लेना देना होना चाहिए। फू वांगदाई के दिल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फू चांदोंग ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसने उसे येयू से अलग करने की कोशिश की तब फू वांगदाई इसे कभी भी चुपचाप सहन नहीं कर सका। वास्तव में जैसा कि उसे संदेह था, पहाड़ी गांव छोड़ने के बाद फू चांदोंग ने येयू और फू वांगदाई के दाव भागीदार बनने के बारे में खेती की दुनिया में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। वह व्यक्तिगत रूप से हे जेंग को खोजने गई थी। उसे उनकी लोकेशन बता रहे हैं। लक्ष्य येयू को हर किसी के गुस्से का निशाना बनाना था। दबाव में उसे फू वांगदाई से अलग होना पड़ेगा। यकीन से जब ये खबर फैली, इसने अनगिनत धार्मिक संप्रदायों के तीव्र विरोध को जन्म दिया। एक उचित धर्मी कृषक फू वांगदाई जैसे राक्षस के साथ कैसे जुड़ सकता है? ये नेक रास्ते के लिए शर्म की बात थी। इस प्रकार पवित्र स्थानों में से एक के रूप में चान्हे मंदिर ने एक स्थान ले लिया। अपनी बाहों की एक लहर के साथ उन्होंने सैकड़ों कृषकों को एकत्र किया। अगले दिन वे जिक्सिया अकादमी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और मानकी की येयू बोलने के लिए बाहर आए। ये क्विंग्यू अकेले बाहर निकले और कहा कि येयू बाहर यात्रा कर रहे थे और कई सालों से वापस नहीं आए। उसी समय किसी ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया, कई वर्षों से बाहर यात्रा कर रहे हैं। राक्षस फू वांगदाई भी कई वर्षों के लिए गायब हो गया। ऐसा लग रहा है कि खबर बिल्कुल सच है। दोनों ने मिलकर मिलीभगत की होगी। ये सुनकर ये क्विंग्यू का चेहरा उदास हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस समय एक अन्य व्यक्ति ने दावा किया, 8 साल पहले राक्षसों का विनाश क्यों विफल रहा और कोई भी नहीं मिला। इसका कारण ये होगा कि येयू ने गुप्त रूप से फू वांगदाई को सूचित किया था। यही कारण है कि फू वांगदाई इस आपदा से बच गए। येयू निश्चित रूप से धर्मपथ का अपराधी है। इन दावों को भीड़ से काफी सहमति मिली। बाहर धर्मी कृषकों ने अधिकाधिक गंदे शब्द कहे, जिससे सुनना कठिन हो गया। ये क्विंग्यू ने चुपचाप ये सब सुना। एक क्षण के बाद जब उसने हे जेंग की आकृति को जिक्सिया अकादमी में लड़ते देखा और उसने धीरे से उसकी ओर सिर हिलाया। इस बिंदु पर ये क्विंग्यू समझ गया, येयू ने आज्ञाकारी ढंग से पश्चिमी जियांग महाद्वीप छोड़ दिया था। चूंकि यही मामला था, अब कोई चिंता नहीं थी। इस प्रकार जिक्सिया अकादमी का ये बुजुर्ग खेती की दुनिया में अपने अच्छे स्वभाव के लिए जाना जाता है। अस्वाभाविक रूप से जोर से डांटा, भाड़ में जाओ। क्लिश क्रॉसिंग क्षेत्र में उनकी प्रारंभिक साधना द्वारा प्रवर्तित ये 2 शब्द जबरदस्त प्रभाव के साथ फूट पड़े। नवजात आत्मा क्षेत्र के नीचे के कृषकों ने महसूस किया कि उनके दिल सिकुड़ गए हैं और उनकी ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो गया है। चान्हे मंदिर के मास्टर नियानकोंग ने तुरंत उसके सामने हाथ उठाया। बौद्ध धर्म व्रतों का जाप करें। एक पल में 100 फुट ऊंची स्वर्ण बुद्ध प्रतिमा प्रकट हुई। अपने पीछे सभी भिक्षुओं की रक्षा करना। बुद्ध द्वारा उत्सर्जित प्रकाश ने उपस्थित सभी लोगों में थोड़ी गर्माहट दिला दी। कुछ देर बाद भीड़ संभली, लेकिन मास्टर नियानकोंग ने अपने पीछे बुद्ध की छाया को नहीं हटाया और सख्ती से पूछा, अरे इससे आपका क्या मतलब है? क्या आप संपूर्ण धार्मिक मार्ग का विरोध करने की कीमत पर अपने बेटे की रक्षा करना चाहते हैं? वह जेंग की क्विंग्यू के पक्ष में आ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, बाल्दी, हम पर इतना जोर मत डालो। तुम किसकी रक्षा करने की बात कर रहे हो? हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब हमें येयू का पता नहीं मिल रहा है। आप क्या करेंगे? इस समय जिक्सिया अकादमी के मास्टर फेंग जियांची ने आगे कदम बढ़ाया। धीरे से कहा, किंग्यू, कुछ चीजों को जिद करके नहीं अपनाया जा सकता। बस हमें बताएं कि येयू कहाँ है। जब तक वो वापस लौटने को तैयार है और राक्षसी रास्ते पर नहीं गिरता, मैं उसकी जान बच सकता हूँ। नहीं तो उसे कोई नहीं बचा सकता। जिक्सिया अकादमी गंदगी और भ्रष्टाचार की जगह नहीं है। ये राक्षसों के साथ मिलीभगत करने वालों को बिल्कुल भी अनुमति नहीं देती है। फेंग जियांची का ये बयान फुसफुसाकर नहीं बल्कि इतना तेज था कि उपस्थित सभी लोग स्पष्ट रूप से सुन सके। एक सौम्य चेतावनी होने के बजाय ये स्थिति की घोषणा अधिक थी। ये क्विंग्यू जोर से हंसा। उन्होंने लगभग 2000 वर्षों के सौहार्द की उम्मीद नहीं की थी। इतनी आसानी से टूट जाएगा। पिछली रात फेंग जियांची ने दावा किया था कि वह अंत तक क्विंग्यू का समर्थन करेंगे। फिर भी आज उसने सबके सामने अपने बेटे को सौंपने को कहा। ठंडी दुनिया और मानव हृदय की चंचलता का क्या प्रतिबिंब है? ये किंग्यू ने जोर से कहा। ये कैसी जगह है जहाँ गंदगी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? मैं ये किंग्यू ग्रैंड एल्डर के पद से अपने इस्तीफे की घोषणा करता हूँ। मैं एक ढीला किसान बन जाऊंगा। जहाँ तक येयू के ठिकाने का सवाल है, मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं आपको नहीं बताता। ये सुनकर फेंग जियांची की आंखों में खुशी की चमक चमक उठी, लेकिन उसने दिखावटी गुस्सा दिखाया और कहा, ये किंग्यू, तुम अपने बेटे को राक्षसी रास्ते पर जाने के लिए माफ कर रहे हो। यह न केवल उसे बर्बाद करता है बल्कि आपको भी बर्बाद करता है। वो जेंग अब नहीं सुन सकता था और जैसे ही वो उसे डांटने वाली थी, ऊपर से एक मधुर आवाज गूंजी, अपना मुंह बंद करें। अध्याय 188। जिक्सिया अकादमी पश्चिमी जियांग महाद्वीप के पवित्र स्थानों में से एक है। यह विद्वानों के लिए एक अभ्यारण्य है। धार्मिक आभा दृढ़ता से बनी रहती है। इस जगह पर कभी किसी ने गाली देने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि प्रसिद्ध भाषा गुरु जेंग भी आमतौर पर केवल आमने सामने की स्थितियों में ही शपथ लेते हैं। लेकिन इस तरह की भाषा आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा समर्थित और पूरे जिक्सिया अकादमी में गूंज रही है। ये पहली बार था जब सभी ने इसे सुना था। परिणाम स्वरूप उन्होंने सहज रूप से ऊपर की ओर देखा। उन्होंने सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर आदमी को हवा में चलते देखा। ये शख्स था येयू। उनके आगमन पर सभी को जबरदस्त सदमा लगा। ऐसे समय में येयू अब भी यहाँ आने का साहस कैसे कर सका? क्या उसने सचमुच सोचा था कि ये क्विंग्यू और हे जेंग जीवन भर उसकी रक्षा कर सकते हैं? जिक्सिया अकादमी के मास्टर फेंग जियांची की अभिव्यक्ति धूमिल हो गई। इस पवित्र स्थान पर खुलेआम अपमान करना संपूर्ण साधना जगत के सामने अपने मुंह पर तमाचा मारने के समान था। ठीक है, यदि आप आज बिना किसी नुकसान के जिक्सिया अकादमी से बाहर निकल सकते हैं, मैं अब इस अकादमी का मास्टर नहीं रहूंगा। फेंग जियांची ने ठंडी आवाज में कहा। गहरी आवाज में उन्होंने कहा, येयू, तुम इतने दुस्साहसी कैसे हो सकते हो? तुरंत नीचे आओ और अपनी स्थिति स्पष्ट करो। ये सुनकर चान्हे मंदिर के मास्टर नियानकोंग और आसपास के किसान तुरंत तितर बितर हो गए। उन्होंने अपने चारों ओर भागने के रास्ते बंद कर दिए। जब तक येयू को भगाया जाता, वे तुरंत उसे रोक देते। और ये सभी क्रियाएं ये क्विंग्यू ने बड़ी चिंता से देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि येयू क्यों लौटा था, लेकिन इस बिंदु पर किसी और चीज पर चर्चा करना व्यर्थ था।
एकमात्र चीज जो वो कर सकता था ये यू की सुरक्षित रवानगी सुनिश्चित करने का रास्ता खोजना था। ये क्विंजू ने चुपचाप अपनी धार्मिक आभा को सक्रिय कर दिया। जैसे ही वह अराजकता फैलाने की कार्रवाई करने वाला था, उसने देखा कि ये यू अचानक आगे बढ़ा और तुरंत फेंग जियांशी के सामने आ गया। उसकी गति इतनी तेज थी और उसकी ताकत इतनी महान थी कि उसके नीचे पूरा फर्श बिखर गया। छोटे छोटे पत्थर हर जगह बिखरे हुए हैं। तुरंत फेंग जियांशी के चारों ओर मिट्टी के आकार के कई सुनहरे पात्र दिखाई दिए, जिन्होंने सभी पत्थरों को अवरुद्ध कर दिया। अन्यथा वह निश्चित रूप से शर्मिंदा होगा। ये फेंग जियांशी द्वारा विकसित की गई धार्मिक आभा थी। हर किरदार उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा था, आक्रामक और रक्षात्मक दोनों। फेंग जियांशी की आंखें ठंडी हो गईं। इतना दुस्साहसी, बहुत दुस्साहसी। यदि आसपास असंख्य लोग एकत्रित न होते, उसने निश्चित रूप से अपने सामने इस आदमी को मार डाला होता जिसने कोई सम्मान नहीं दिखाया। हालांकि एक पवित्र स्थान के स्वामी के रूप में फेंग जियांशी चाहे कितना भी क्रोधित क्यों न हो, उसे सहना पड़ा। अन्यथा मामले की सच्चाई स्पष्ट किए बिना किसी अपने पर हमला करने से उनकी प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचेगा। ये यू ने उतनी गहराई से चिंतन नहीं किया जितना उसने किया था। उसने तुरंत इधर उधर देखा, बेरुखी से कहा, मेरी स्थिति स्पष्ट करें। मेरी क्या स्थिति है? एक अधेड़ उम्र का आदमी वाइन लौकी पकड़े हुए आगे बढ़ा। गहरी आवाज में उन्होंने कहा, बेशक ये राक्षस वो वांगदाई के साथ आपकी मिलीभगत है। यद्यपि यह आदमी ढीला ढाला कृषक है, वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। हार्मोनी क्षेत्र में एक मध्यम स्तर का कृषक था। उन्हें फ्लेम डाओइस्ट नाम दिया गया था। उनकी अग्नि आधारित तकनीकें दुनिया भर में प्रसिद्ध थीं और उनका स्वभाव उनकी तकनीकों की तरह ही उग्र था। ये यू ने चंचल मुस्कान दिखाई। मिलीभगत, फ्लेम डाओइस्ट ने उपहास किया, बेशक यह मिलीभगत है। इसके अलावा 8 साल पहले धर्मी मार्ग फू वांगदाई को नष्ट करने की शपथ लेने के लिए एकत्र हुए थे, लेकिन वह राक्षस बिना किसी निशान के गायब हो गया। क्या आप ये कहने का साहस कर रहे हैं कि आपने उसे सूचित नहीं किया? अचानक ये यू की आकृति चमक उठी। वह अचानक फ्लेम डाओइस्ट के सामने आ गया। उसने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। ठंडे स्वर में उसने एक शब्द कहा, बांध। उसी क्षण एक सोने की चेन प्रकट हुई। ये फ्लेम डाओइस्ट के शरीर के चारों ओर लिपट गया और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। यह उसके शरीर में धंस गया। ये नजारा देख रहे हैं जिक्सिया अकादमी से उपस्थित सभी लोग अपनी आंखें चौड़ी करने से नहीं रोक सके। ये थी शब्दों को प्रकट करने की कला। जिक्सिया अकादमी का कोई महान विद्वान ही ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकता है। इसके अलावा इसके लिए असाधारण रूप से उच्च स्तर की धार्मिक आभा की आवश्यकता थी। ये यू में एक महान विद्वान की शक्ति कब से आ गई? स्पष्ट होने के लिए जिक्सिया अकादमी के एक महान विद्वान को कम से कम क्लेश पार करने वाले क्षेत्र में होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्विंजू और हे जेन अपनी खेती में कितने प्रतिभाशाली थे। उन्हें अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने में 1000 साल से अधिक का समय लगा। ये यू की उम्र कितनी थी? वह संभवतः एक महान विद्वान कैसे बन सका? ये बिल्कुल अवास्तविक था। ये किंजू ने हे जेन की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया। कांपते हुए उसने कहा, मैडम, मुझे चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं क्या? मैं वह जेन बुदबुदाया, दर्द होता है। अगर तुमने जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। ये किंजू की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से अपनी पकड़ ढीली कर दी। लेकिन इस सब के दौरान उसकी नजर ये यू पर से कभी नहीं हटी। फ्लेम डाओइस्ट का शरीर अत्यंत कठोर हो गया। न केवल वह हिल नहीं सकता था, बल्कि उसके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा भी पूरी तरह से विच्छेदित लग रही थी। वह इसे बिल्कुल भी जुटा नहीं सका। इस अज्ञात बालक की इतनी उच्च साधना कैसे हो सकती है? ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। ये यू ने फ्लेम डाओइस्ट के चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। शक्तिशाली जड़ता के तहत फ्लेम डाओइस्ट जमीन पर गिरने से पहले कई बार घुमा। ये यू ने लापरवाही से अपना पैर उठाया और अपने चेहरे पर रख दिया। उदासीनता की अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, मैं आज बहुत गुस्से में हूँ, क्योंकि इस व्यक्ति ने बिना सबूत के मेरे साथ अन्याय किया। आखिरकार मैं एक विद्वान हूँ, उसने मेरे साथ इस तरह से गलत किया। इससे मुझे बहुत असुविधा होती है। जैसे ही वह बोला, ये यू ने अपना पैर नीचे दबा दिया और नीचे की पत्थर की पट्टियां तुरंत टूट गईं। उस पल में फ्लेम डाओइस्ट पूरी तरह से बंधा हुआ था। वह दर्द भी बयान नहीं कर पा रहा था, फिर भी उसके चेहरे से आंसू अभी भी बह रहे थे। स्पष्ट आंसुओं की 2 पंक्तियां बह निकली। उपस्थित सभी कृषकों के चेहरे पर दया के भाव प्रकट हुए। प्रतिष्ठित फ्लेम डाओइस्ट को वास्तव में रुलाया गया था और आपने फिर भी कहा कि आप असहज है। क्या इसमें कोई न्याय है? क्या इसमें कोई निष्पक्षता है? फेंग जियांशी ने रुखाई से कहा, बकवास। ये यू, जल्दी से फ्लेम डाओइस्ट को छोड़ दो। चलो इस पर ठीक से बात करते हैं। यदि आप कहते हैं कि उसने आपके साथ अन्याय किया है तो अपना सबूत प्रस्तुत करें। ये यू ने फ्लेम डाओइस्ट को रिलीज नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने शांति से उत्तर दिया, तो क्या आपके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत है कि मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ? फेंग जियांशी का चेहरा लगातार गंभीर होता गया। ये सरासर कुतर्क था। क्या सचमुच उन्हें इतने सारे लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से अकादमी के मास्टर का विरोध करना पड़ा? फेंग जियांशी के शिष्यों में से एक पेंगलू ने कठोरता से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने गुरु को बिना सम्मान के संबोधित करने की भी हिम्मत की। क्या तुम जिक्सिया अकादमी के गुणों को भूल गए हो? तुम्हें और क्या सबूत चाहिए? ये तो महज एक मजाक है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, बाहर यह अफवाह है कि आप और फू वांगदाई दाव भागीदार बन गए हैं। आप इस मामले को कैसे समझाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि यह भी गलत आरोप हो? दुनिया में इतने सारे लोगों के होते हुए केवल आप पर ही आरोप क्यों लगाया जाता है? ये यू की अभिव्यक्ति उदासीन थी क्योंकि उन्होंने उत्तर दिया, यह कोई गलत आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। मैं वास्तव में फू वांगदाई के साथ दाव भागीदार बन गया हूँ। अध्याय 189। ये यू की आवाज तुरंत पूरे हॉल में फैल गई। सभी सैकड़ों कृषकों ने इसे जोर से और स्पष्ट रूप से सुना। जिक्सिया अकादमी के मास्टर फेंग जियांशी की आंखों में परमानंद की चमक चमक उठी। क्या आपने आखिरकार इसे स्वीकार कर लिया है? तो अब तुम्हें मार डालना ही उचित है। दूसरी ओर ये क्विंजू और हे जेन के चेहरे पीले पड़ गए। अरे मूर्ख लड़के, तुम इतने सारे लोगों के सामने इस तरह की बात कैसे स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम यहाँ मरने के लिए आने का इरादा रखते हो? पेंगलू ने अवसर का लाभ उठाया और सख्ती से कहा, ठीक है, ये पता चला है कि यह मामला वास्तव में सच है। प्राचीन काल से धार्मिकता और बुराई एक साथ नहीं रह सकते। धर्म मार्ग के अन्यायी के रूप में आपने राक्षसी मार्ग के नेता के साथ गठबंधन किया है। क्या यह मिलीभगत नहीं है? तुम बताओ, तुम्हें किस अपराध की सजा मिलनी चाहिए? ये सुनकर ये यू हंसे बिना नहीं रह सका। शांत वातावरण में ये हंसी विशेष रूप से परेशान करने वाली लग रही थी। जैसे ही पेंगलू दोबारा बोलने ही वाली थी, उसने देखा कि ये यू अचानक जबरदस्ती नीचे उतर गया, जिससे फ्लेम डाओइस्ट की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसा दृश्य, इस घटना ने उपस्थित सभी लोगों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने वाले ये यू ने पहले ही नियम तोड़ दिए थे, लेकिन अगर ये सिर्फ एक सबक होता तो कोई ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। साधना की दुनिया में ताकत सर्वोपरि थी। आप फ्लेम डाओइस्ट से अधिक मजबूत थे। यदि आप उसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते तो थोड़ी सी सजा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी को मार डाला, वह बिल्कुल अलग मामला था। विशेषकर इतने सारे कृषकों के सामने हिंसा भड़कने का कोई कारण नहीं था। ये रक्त पिपासु राक्षसी कृषकों से किस प्रकार भिन्न था? पेंगलू को खुशी की लहर महसूस हुई जैसे ही वह नैतिक रूप से ऊंचे स्तर से ये यू की निंदा करना जारी रखने वाला था। लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ, उसे नहीं पता था कि कब, लेकिन ये यू उसके ठीक सामने आ चुका था। ये यू की आंखों में उपहास ने पेंगलू की रीढ़ को ठंडा कर दिया।
और आसपास के किसान पीछे हटने लगे। उनके चेहरे पर डर के भाव झलक रहे थे। जाहिर है उनकी नजर में ये यू निश्चित रूप से पागल हो रहा था। वे अगले फ्लेम दाववादी नहीं बनना चाहते थे। जैसा कि कहा जाता है, कुत्ते को पीटते समय भी उसके मालिक के बारे में सोचना चाहिए। पेंग यू फेंग जियांशी के शिष्य थे। उत्तरार्ध स्वाभाविक रूप से उसे नुकसान होते नहीं देखेगा, तो उसने सख्ती से कहा, ये यू तुम क्या करना चाहते हो? फेंग जियांशी बस आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन अचानक ये यू को अपना दाहिना हाथ उठाते देखा। ये देखकर फेंग जियांशी अचानक रुक गए। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उन्होंने गुप्त रूप से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा रक्षा के लिए जुटाई। अभी फ्लेम डाओइस्ट को मार डाला है। साथ ही शब्दों को प्रकट करने की उनकी क्षमता भी। ये यू निस्संदेह क्लिश क्रॉसिंग क्षेत्र के एक महान विद्वान थे। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह युवक इतनी खेती तक कैसे पहुंच गया। फेंग जियांशी उसी क्लिश क्रॉसिंग दायरे में होने के कारण लापरवाह नहीं हो सकते थे। यदि इस समय उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो ये बहुत बड़ा अपमान होगा। हालांकि ये यू ने केवल अपना हाथ उठाया और कुछ नहीं किया। उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं था। वह बस इस पेंग यू के साथ तर्क करना चाहता था। फू वांगदाई के साथ मेरा रिश्ता ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उसे सफलतापूर्वक प्रबुद्ध कर दिया है। वह राक्षसी मार्ग से हटकर अपना हृदय अच्छाई की ओर मुड़ चुकी है। ये तो बड़ा पुण्य है, इसमें कौन सा अपराध है? पेंग यू, तुम मिलीभगत की बात कहती रहती हो और यह बहुत कठोर लगता है। ये यू ने पेंग यू को कंधे पर थप्पड़ मारा। आगे उन्होंने कहा, तुम्हारा इस तरह बोलना मुझे बहुत दुखी करता है। अगर तुम घुटने टेककर मुझसे माफी मांगोगे तो कैसा रहेगा? पेंग यू को अपने भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का ज्वार उमड़ता हुआ महसूस हुआ। इससे वह बोलने में असमर्थ हो गया। वह केवल महसूस कर सकता था कि उसके पैर कमजोर हो गए हैं, सीधे जमीन पर गिर रहे हैं। उसी क्षण पूरे हॉल में हंगामा मच गया। फेंग जियांशी ने सख्ती से आदेश दिया, ये यू जल्दी से पेंग यू को रिहा करो। ये यू ने चंचलतापूर्वक उत्तर दिया, पेंग यू मुझसे माफी मांग रहा है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है। फेंग जियांशी ने गंभीरता से कहा, ये बकवास है। आप दावा करते हैं कि आपने उसे प्रबुद्ध कर दिया है, केवल ये कहने से ये सच नहीं हो जाता। ये यू ने अपने चेहरे से मुस्कान वापस ले ली। अपने दाहिने हाथ के थोड़े से प्रयास से पेंग यू ने जबरन घुटने टेक दिए और जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना दिया। प्रारंभ में वह बेहोश हो गया था। जीवन और मृत्यु अनिश्चित थी। ये यू ने रुखाई से कहा, ये सही है, मैं कहता हूँ कि यह सच है। अगर कोई असहमत है तो बेझिझक खड़े होकर मेरे साथ तर्क करें। ये सुनकर फेंग जियांशी अब खुद को रोक नहीं सके। वह तुरंत आगे बढ़ा। हाथ में बांस की पर्ची लेकर उसने उसे जमकर फाड़ डाला। अनगिनत छोटे पात्र तेजी से बड़े हो गए, किताबों के एक विशाल काले पहाड़ में परिवर्तित हो गए और अत्यधिक ताकत के साथ ये यू की ओर टकराए। ये क्विंग यू और हे जेन के चेहरे काफी बदल गए। उन्होंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी। फेंग जियांशी ने अपनी स्थिति की परवाह किए बिना ये यू के खिलाफ इतनी लापरवाही से कार्रवाई की। इसके अलावा वो एक आध्यात्मिक हथियार किताबों के पहाड़ का उपयोग कर रहा था। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से ये यू को मारना था। जैसे कि उपस्थित सभी लोगों ने सोचा कि ये यू बर्बाद हो गया था। एक चमकदार सुनहरी रोशनी ऊपर की ओर उठी। इसने किताबों के विशाल पहाड़ को तुरंत चकनाचूर कर दिया। ये पात्र अपने सामान्य आकार में लौट आए। हमला जारी रखने के बजाय उन्होंने सुनहरी रोशनी के चारों ओर खुशी से नृत्य किया। उस पल जिक्सिया अकादमी में हर कोई अपनी आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ लग रहा था। फेंग जियांशी का चेहरा लाल पड़ गया। वह खुद को पीछे हटने से नहीं रोक सका। वह बड़बड़ाया, असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। सबकी निगाह में सुनहरी रोशनी की वह किरण ये यू के शरीर से फूट पड़ी। यह एक सुनहरा साहित्यिक सार था जो शानदार ढंग से चमक रहा था। जिक्सिया अकादमी के ऐतिहासिक अभिलेखों में ये स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया गया था, जो लोग धर्मी हैं, शक्ति से नहीं डरते हैं और जिनके पास ऐसी आभा है जो स्वर तक पहुंच सकती है, वे साहित्यिक सार विकसित कर सकते हैं। एक साहित्यिक सार एक विद्वान के लिए सर्वोच्च सम्मान था, लेकिन जिक्सिया अकादमी के इतिहास के पूरे 10,000 वर्षों में केवल 2 व्यक्तियों ने कभी साहित्यिक सार विकसित किया था। एक पहले कन्फ्यूशियस संत थे और दूसरे कन्फ्यूशियस संत थे। ये दोनों जिक्सिया अकादमी के संस्थापक पूर्वज थे। सद्गुण और साहित्यिक प्रतिभा दोनों ही अपने समय के शिखर थे। साहित्यिक सार विकसित करने की उनकी क्षमता नियति का आदेश थी। ये यू में कौन सा गुण या क्षमता थी? उनमें साहित्यिक रस क्यों था? न केवल दूसरों को इस पर विश्वास करना कठिन लगा, यहाँ तक कि ये क्विंग यू और हे जेन को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। उनके दिलों में ये यू अभी भी छोटा मूर्ख था जो एक निबंध भी नहीं लिख सकता था। उसमें संभवतः साहित्यिक सार कैसे हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं था। अगर ये खबर बाहर आई तो ये दुनिया के सभी विद्वानों को शर्मसार कर देगी। हॉल के बीच में ये यू ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। एकत्रित पात्र उसके चारों ओर एकत्र हो गए। दुनिया के 80,000 पात्रों में से मैं उनका उपयोग करने में गर्व महसूस करता हूँ। ये यू दुनिया में एक कन्फ्यूशियस संत जैसा दिखता था। वह हवा में मंडरा रहा था, फेंग जियांशी की ओर देख रहा था। विश्वास से वफादारी में अंतर नहीं करना, सही और गलत में अंतर नहीं करना। जिक्सिया अकादमी का मास्टर बनने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं हैं? बिना सद्गुण वाले लोग मर जाएंगे। ये यू ने अपनी उंगली उठाई। आसपास के पात्र तुरंत सक्रिय हो गए। प्रत्येक दुनिया में सबसे अधिक देवी तलवार की ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। फेंग जियांशी को तुरंत मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया गया। पवित्र स्थान का प्रतिष्ठित स्वामी वैसे ही गिर गया। ऐसा नहीं था कि उनमें प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन वह अपने सामने का दृश्य देखकर पहले ही स्तब्ध रह गया था। जिस साहित्यिक सार का उन्होंने जीवन भर अनुसरण किया, अब इस युवक के भीतर बस गया। कैसी क्रूर विडंबना है। उपस्थित सभी लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। यहाँ तक कि फेंग जियांशी को भी ये यू ने मार डाला था। वे स्वयं से यह पूछे बिना नहीं रह सके कि संभवतः उनका प्रतिद्वंदी कौन हो सकता है। देखते ही देखते सैकड़ों काश्तकार डगमगाने लगे। उन्होंने आसमान में उस आकृति की ओर देखा और पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। ये यू अथक था। एक विचार के साथ अनगिनत गिरती हुई पत्तियां सबके सिरों के ऊपर घूमती हुई उठी। उसके बाद एक बार फिर एक ठंडी आवाज गूंजी, अगर किसी को अभी भी इस पर विश्वास नहीं है तो बेझिझक खड़े हो जाएं। मैं फिर भी धैर्यपूर्वक आपको अपना तर्क समझाऊंगा। अध्याय 190। जिक्सिया अकादमी में धर्मी कृष्णों का जमावड़ा पूरी तरह से हंसी का पात्र बन गया था। ये यू की पूर्ण ताकत के सामने कोई भी उसका खंडन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। राक्षसी नेता फू वांगदाई को बदलने के लिए ये सचमुच अविश्वसनीय लग रहा था, मगर इससे क्या, कौन कुछ कहने का साहस करेगा? यहाँ तक कि जिक्सिया अकादमी के मास्टर फेंग जियांशी की भी एक पल में हत्या कर दी गई थी। उनमें से कौन सोच सकता है कि वे फेंग जियांशी से अधिक मजबूत थे? इस प्रकार वे केवल हताशा में ही जा सकते थे। फ्लेम डाउनिस्ट की लाश जमीन पर पड़ी रही और किसी भी व्यक्ति ने उस पर नजर डालने की जहमत नहीं उठाई। बाहरी लोगों के चले जाने के बाद जिक्सिया अकादमी के शिष्यों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि वर्तमान स्थिति को कैसे संभालना है। मास्टर फेंग जियांशी मर चुके थे। नियमों के अनुसार स्वामी की हत्या करना एक अपूरणीय झगड़ा होगा, लेकिन जिसने उसे मारा वह ये यू था। हजारों वर्षों में वह साहित्यिक सार को संक्षिप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। एक साहित्यिक सार का महत्व अखंडता था। अगर उन्हें कहना होता कि ये यू एक राक्षस था, तो फिर पैट्रिक हॉल में प्रतिष्ठित 2 व्यक्तियों के बारे में क्या? आखिरकार पूरे इतिहास में केवल इन 3 के पास ही कभी साहित्यिक सार था। इस प्रकार चाहे वे ये यू से कितने भी असंतुष्ट क्यों न हो, वे साहित्यिक सार वाले किसी व्यक्ति की खुले तौर पर आलोचना नहीं कर सकते थे। ये बहुत बड़ा अनादर होगा। इसके अलावा उन्हें ये यू को धिक्कारने की ताकत या साहस नहीं था।
जमीन पर 3 लाशें बिल्कुल विपरीत थीं। एक पल में दृश्य में सन्नाटा छा गया। जिक्सिया अकादमी के कई शिष्यों ने चुप रहकर अपना सिर नीचे कर लिया। इस स्थिति को देखकर ये यू ने चुप्पी तोड़ने की पहल की, ये दावा करते हुए कि फेंग जियांशी संकीर्ण सोच वाले थे, नेतृत्व के लिए अयोग्य थे और उन्होंने सक्रिय रूप से अपने ही शिष्यों पर हमला किया था जो उनकी मृत्यु के योग्य थे। लेकिन जिक्सिया अकादमी एक भी दिन बिना नेता के नहीं रह सकती। तो ये यू ने प्रस्ताव रखा कि ये क्विंजू को जिक्सिया अकादमी का नया मास्टर बनना चाहिए। योग्य को चुनने से रिश्तेदारों से परहेज नहीं होता। इसके अलावा ये किंजू जिक्सिया अकादमी के ग्रैंड एल्डर थे। प्रतिष्ठा और ताकत दोनों ही दृष्टि से वह इस समय सबसे ताकतवर थे। जिक्सिया अकादमी को उचित रूप से उसे सौंप दिया जाना चाहिए। वह जेन इस प्रस्ताव से दृढ़ता से सहमत थे। 3 लोगों के इस संयुक्त परिवार को देख रहा हूँ। उपस्थित सभी लोग केवल सहमति दे सकते थे। यह कोई मजाक नहीं था। परिवार में 3 महान विद्वान थे। इतनी ताकत किसी भी चीज को धकेलने के लिए काफी थी। उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत कौन करेगा। इसके बाद मामला शांत हुआ। ये यू ने देर नहीं की। उन्होंने अन्य जरूरी मामलों पर ध्यान देने का दावा किया। फिर वह जल्दी से चला गया। ही जियान को अच्छी तरह से पता था कि ये यूफू वंगदाई के साथ जा रहा था। स्वाभाविक रूप से उसने उसे नहीं रोका। उसके चेहरे पर एक दीप्तिमान मुस्कान झलक रही थी। साहित्यिक रस से परिपूर्ण व्यक्ति सभी विद्वानों की रीढ़ था। ऐसा कोई व्यक्ति संभवतः राक्षसी मार्ग पर कैसे गिर सकता है। शायद ये यू ने जो कुछ कहा वह सच था। उन्होंने वास्तव में फू वंगदाई को प्रबुद्ध किया। कितना बड़ा गुण है। जहाँ तक ये किंजू की बात है, वह पूरी तरह से भ्रमित था। अभी तक वह इस सदमे से उबर नहीं पाया था जिसकी शुरुआत ये यू की निंदा से हुई थी। अब फेंग जियांशी मर चुका था। सबसे अपमानजनक ये यू ने एक साहित्यिक सार विकसित किया था और वो बहुत संयोगवश जिक्सिया अकादमी का मास्टर बन गया था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, ये सचमुच अकल्पनीय था। दूसरी तरफ 5 फ्लावर जेल में जब फू वंगदाई ने इस स्थान पर पुनः प्रवेश किया, आसपास के राक्षसी कृषकों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। पूरे 8 साल हो गए थे जब उन्होंने आखिरी बार फू वंगदाई को देखा था। अफवाहें भी थी कि उसकी मृत्यु असेंशन रियलम कल्टिवेटर के हाथों हुई थी। किसने सोचा होगा वो फिर वापस आ गई। फू वंगदाई अचानक रुक गया, अपने चारों ओर अजीब निगाहों को महसूस करना। उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और सख्ती से कहा, तुम क्या देख रहे हो। घुटने टेक दो। ये सुनकर उपस्थित सभी राक्षसी साधक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनके शरीर हल्के से कांप रहे थे। तब जाकर उन्हें याद आया, उनके सामने खड़ा व्यक्ति 5 फ्लावर जेल का नेता था, जो पश्चिमी जियांग महाद्वीप पर संपूर्ण राक्षसी पद का लगभग सर्वोच्च नेता था। फू वंगदाई ने ठंडी सांस ली। वह सीधे 5 फ्लावर जेल के मुख्य हॉल में चली गईं। फू चंदहोंग यही खड़ा था। फू वंगदाई के आगमन के संबंध में उन्होंने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। उन्होंने मजाक भी उड़ाया, आप मेरी कल्पना से भी ज्यादा तेजी से लौट आए। मुझे अनुमान लगाने दो, ये वही आदमी था जो अब तुम्हें नहीं चाहता था, है ना। फू वंगदाई धीरे धीरे आगे बढ़े। एक भयानक आध्यात्मिक दबाव ने अचानक उस पर आक्रमण कर दिया। फू चंदहोंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और उसे घुटने टेकने की इच्छा भी महसूस हो रही थी। फू वंगदाई द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ वह भावना तीव्र हो गई। उस समय तक फू वंगदाई फू चंदहोंग के सामने खड़ा था। बाद वाले की पूरी मुद्रा अविश्वसनीय रूप से झुकी हुई हो गई। वह घुटने टेकने की कगार पर था। फू चंदहोंग की आंखों में भयंकर आक्रोश जल उठा। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं तुम्हारी चाची हूँ। तुम्हारी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई। फू वंगदाई उदासीन रहे। उसने धीरे से कहा, क्योंकि आप मेरी चाची हैं, क्या आप अब भी मुझसे बात कर सकते हैं। मौसी, ये बात मैं सिर्फ एक बार कहूंगा। ये यू को मत भड़काओ और विशेष रूप से ये यू के परिवार को मत भड़काओ। मुझे और ये यू को शांति से अपना जीवन जीने दो। हमें परेशान करने मत आओ। एक बार जब मैं असेंशन क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा तो मैं अपने माता पिता का बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। ये सुनकर फू चंदहोंग ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। और अगर मैं न कहूं तो। फू वंगदाई ने मुस्कुराहट प्रकट की, लेकिन उसके चारों ओर हत्या का इरादा स्पष्ट था। आंटी, आप कोशिश करके देख सकती हैं कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। इस बयान को छोड़ने के बाद फू वंगदाई जाने के लिए मुड़ा। हालांकि फू चंदहोंग अब और नहीं टिक सका, सीधे जमीन पर घुटने टेक दिया। बाहर देखते ही उसकी आंखों में आक्रोश भर आया। कितना घृणित, कितना घृणित। एक आदमी के लिए तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत करते हो। एक क्षण के बाद फू चंदहोंग धीरे धीरे इस अवस्था से उबर गया। अपने दर्द से धड़कते घुटनों को रगड़ते हुए वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। अंततः फू चंदहोंग केवल प्रारंभिक चरण का हामनी दायरे का कृषक था, जिसके पास स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने का ढेर लगा हुआ था। क्लिश क्रॉसिंग दायरे के चरम पर वह फू वंगदाई से बिल्कुल अतुलनीय था। स्वाभाविक रूप से वह विरोध करने में शक्तिहीन था। हालांकि जैसे ही फू चंदहोंग ने सोचा कि अपनी भतीजी से बदला कैसे लिया जाए, बाहर से अचानक चीख आए। फू चंदहोंग ने भौहें चढ़ा ली, सोच रहा था कि क्या हुआ था। अगले ही पल अचानक एक आकृति प्रकट हुई। ये यू था जो अभी अभी जिक्सिया अकादमी से निकला था। उसके आगमन को देखकर फू चंदहोंग अचंभित रह गया। क्या ये बच्चा केवल गोल्डन कोर दायरे में नहीं है। उसकी 5 फ्लावर जेल में घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे हुई। किस अधिकार से। छुपाने की तकनीक के प्रभाव के तहत फू चंदहोंग ये यू की खेती के माध्यम से नहीं देख सका। लेकिन ये यू ने कोई झिझक नहीं दिखाई। उसने लापरवाही से 2 रिकॉर्डिंग पत्थर बाहर फेंक दिए। फिर वह चिल्लाया, बंद। फू चंदहोंग अपने घुटनों पर गिर गया। इस वक्त इस महिला की मानसिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई थी। क्या आप फिर वापस आ गए। क्या तुम दोनों इसी तरह आगे बढ़ते रहोगे।